अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन 2 घंटों में हम बहुत सारी बातें करते हैं जिसमें आपको अवेयर भी करते हैं, इन्फॉर्म भी करते हैं कि जी क्या चल रहा है शहर भर में, ख़बरें क्या हैं, और इन ख़बरों के साथ साथ जो है वो अच्छी बातें भी करते हैं। मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी होते हैं। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, उस हवाले से भी बात होगी। तो हम जनाब ये देख रहे हैं कि आज के दौर का अलमिया ये है कि हर ख़राबी का जो दोष है वो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अच्छा, हर बुराई का इल्ज़ाम जो है वो भी हम दूसरों पे रखना चाहते हैं, क्योंकि अपनी हर बुराई को जो हम चाहते हैं कि किसी और के कंधे पे रख दें और कहें कि जी ये मेरा तो ऐसा काम नहीं है, तो हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम धर देते हैं और उसमें देर भी नहीं लगाते। अब ये लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर राय भी देते हैं, तज्ज़िये भी करते हैं। तो जी जनाब, माशरे का हिस्सा हैं और ये लोग हम लोग ही इसका हिस्सा हैं, और अपनी नज़रों में जो है ना हमें चाहिए कि हम जो है वो कि अपनी जो कोताहियाँ हैं ना, अपनी जो गलतियाँ, उसका इल्ज़ाम दूसरों पे ना लगाया करें। उससे क्या होता है, अपने गिरबान में जब हम झांकेंगे, अपने आप का एहतसाब करेंगे, अपने आप को हयादार बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे जो माशरा है उसमें हम अपनी ज़ात से बेहतरी लाना शुरू करेंगे। हम हर तरह से देख रहे होते हैं कि जी जनाब, हम अपनी तौर से तो जहाँ हमें मौका मिलता है हम करप्शन भी करते हैं, हमें जहाँ मौका मिलता है हम वहाँ किसी के जो है पैसे भी मार लेते हैं, हमें जहाँ मौका मिलता है हम अपने काम में भी डंडी मारते हैं, हमें जहाँ मौका मिलता है हम नकल भी करते हैं। तो यानी हम अपने काम से किसी भी तरह से जो है ना वो सिंसेयर नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम ईमानदारी को छोड़ देंगे, हम जब अपना फ़र्ज़ नहीं निभाएंगे और जो है अपना इल्ज़ाम दूसरों पर रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ना हम कामयाबी से बड़ा दूर हो जाएंगे। तो क्या करना है कि अगर गलती हो भी जाती है, अगर कोई कोताही हो भी जाती है, तो आप जो है वो उसको कबूल करना सीखें। जब आप अपनी मिस्टेक्स को कबूल करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो आप देखें कि आपके लिए कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं और आप जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं हासिल होता, झूठ बोलने से कुछ नहीं हासिल होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हुकूमत का कुछ नहीं करना, इसमें मुझे और आपको करना है, और इसके लिए जवाबदेही हमें खुद ही होना है आखिरत में। तो हम यही सोच कर लें तो हमारी ज़िंदगी में और आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसी बात के साथ जो है वो शो का आगाज़ भी करेंगे और अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवाएंगे। मेरे साथ जो है वो अशरफ खान साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो, और मेराज अख्तर साहब भी मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम। इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों पे? बहुत सब लगाते हैं ना, रोज़ है, रोज़ का काम है, रोज़ का काम। असाइनमेंट डेस्क का काम है वैसे। हाँ वैसे नहीं, वो तो फिर हम भी लगाते हैं ना वो, क्योंकि हर जगह पे है। अब जैसे आप एक अच्छी चीज़ से आगाज़ किया है, तो चीज़ें हैं कि बेहतर कैसे करें हमें वो देखना पड़ता है, और हम लोग अच्छी चीज़ की नहीं सोचते। जैसे मैं चाहूँ कि मुझे अच्छा होना है, तो उसके लिए जैसे मेरी जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, तो उसको मैं देखूं। हाँ। अब जैसे मेरा है, मुझे कहा जाता है, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। अभी आप गुस्सा ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले। उसमें यह है कि जैसे कोई चीज़ होती है तो सामने वाली चीज़ समझनी चाहिए। मेराज भाई आपको इतनी हैरानी से देख रहे हैं कि यार तुम कैसे रंग बदलते हो। मेरे तो बड़े भाई हैं, मुझसे भी सीनियर हैं बहुत। मेराज भाई के बारे में आप क्या कह रहे थे? मेराज भाई 1980 में आ गए थे मीडिया में ना, और आप 1975 में जब जो है जंग की ब्रेकिंग देनी थी तो वो भी अशरफ खान नहीं दी थी? नहीं, अल्लाह मेराज भाई आप अच्छे बंदे हैं, लेकिन कभी कभार गुस्सा। मेराज भाई वैसे सब छोड़ें, आपके बारे में छुट्टी वाले दिन इतनी बुराइयां कर रहे थे। अच्छा, मंडे को तो अब आप ये अच्छा काम कर रही हैं। बुराई नहीं बताई क्या कह रहे हैं। हाँ ये भी सही है यार, किसी की बुराई, सब कुछ गलत हो रहा है। चले भाई वापस आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, खबरें कर लेते हैं, छोटे बोड़े पोल खुल जाएंगे सारे, बड़ा मसला हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए बेहतर है पहले ज़रा खबरों को शामिल कर लेते हैं, फिर उसमें बात करेंगे। ओहो भाई, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों ने काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान चौक पर नस्ब किए गए कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है, वेरी नाइस। और जो है वो लगा दिया गया है बोर्ड के खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से आला मयार के कैमरे लगाए गए हैं। बाकी जो तफसील है वो हमें मेराज भाई देंगे। इसके अलावा सिंध हुकूमत को अरबों रुपए रेवेन्यू देने वाले इदारे में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, मुलाजमीन रुक गए हैं, और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके मुलाजमीन इलाज व मुआलजे से महरूम हो गए हैं। और सूबाई हुकूमत को रेवेन्यू की मद में अरबों रुपए फराहम करता है ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा, लेकिन इसके मुलाजमीन जो है उसको मेडिकल नहीं दिया जा रहा है। ब्लड प्रेशर, शुगर की सहूलियात जो है वो उसके टेस्ट भी मैसर नहीं है। और ये भी बताया गया है वहाँ के लोगों की जानिब से कि अथॉरिटी के अकाउंट में इस वक्त भी अरबों रुपए के फ़ंड्स मौजूद हैं। इदारा खसारे में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, ना ही मेडिकल दिया जा रहा है।
इसके अलावा बिलावल साहब ने हुकूमत सिंध को के इलेक्ट्रिक की इजारदारी ख़त्म करने का मशवरा दे दिया और उन्होंने कहा है कि बिजली के मसाइल पर काबू पाने के लिए हुकूमत सिंध को तजवीज़ दी है कि के इलेक्ट्रिक के बजाय अपनी जो है वो नई कंपनी बनाई जाए। चलें जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें और उन्होंने कहा हुकूमत सिंध को कि कराची के अवाम को बिजली फराहम करें और फिर फ्री मार्केट में के इलेक्ट्रिक का मुकाबला करवाएं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जो है कराची में सिर्फ इजारादारी है जिसका हम देख रहे हैं कि खमियाजा अवाम बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं। इसके अलावा NICH के अस्पताल की जो एमरजेंसी है वो पहली बार एक्सरे मशीन वहाँ पर नस्ब कर दी गई है और एक्सरे मशीन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की जानिब से नस्ब की गई है। एमरजेंसी में आने वाले बच्चों को अब एक्सरे की सहूलत मुफ्त मिलेगी। डॉक्टर हयात बुज़दार साहब का ऐसा कहना है और उन्होंने कहा रोज़ाना 50 से ज़ायद बच्चों के एक्सरे होते हैं और एमरजेंसी में मज़ीद सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। ये भी एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। इसके अलावा सिंध असम्बली में तरक्याती मनसूबों से मुंसलिक महकमों और सेसी की जो है वो ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है, जहां पर हम देख रहे हैं कि 37 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है तरक्याती कामों के लिए ख़रीदारी की मद में। और ऑडिटर जनरल ने माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस अफसरान का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। इसके अलावा जी मौसम तब्दील हुआ है और हम देख रहे हैं कि बड़े जो लोग हैं वो वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि नज़ला, खांसी, बुखार, वायरल इन्फेक्शंस और वो क्या चल रहा है चिकनगुनिया। आज हम उस पर भी आपको आगे जाके बात करेंगे कि क्या है और उसके जो है सद्देबाब कैसे किया जा सकता है सेगमेंट में। तो ये तमाम जो बीमारियाँ वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और उस पर भी डिस्कशन आज के शो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जी टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए आखिरी तारीख दे दी गई है 30 सितंबर 2024 और आखिरी तारीख से पहले जो है वो टैक्स गोशवारे जो है वो जमा कराने। अशरफ भाई बताएंगे इसमें। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि सेफ सिटी मंसूबा कराची को महफूज बनाने की जानिब अहम कदम है और उन्होंने कहा कि सेफ सिटी मंसूबे पर अब तक होने वाली पेशरफ्त कराची को महफूज बनाने की जानिब जो है वो हम चल रहे हैं। हम संग मील हासिल कर लिया है और इजलास हुआ था जहाँ पर ब्रीफिंग दी गई थी और बताया गया था कि मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे, 300 पोल साइट्स हैं, 18 दीगर अहम मकामात का सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया है, मज़ीद कैमरे लगाए जाएंगे। तो क्या होगा महराज अख्तर साहब और ये कहाँ जो अब तक जिन कैमरों ने काम शुरू किया है बड़े अच्छी क्वालिटी के सुनाए लगाए गए हैं, तो आपने देखा इनको जाकर कोई रिपोर्ट वगैरह बनाई है, कुछ देखने में आया? जो बिल्कुल सेफ सिटी पर जो है वर्क शुरू हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ ही हमने रिपोर्ट भी बनाई है इस पर। अच्छा जी। अच्छा, ये तकरीबन 43 पोल्स अभी जो है ना इब्तदाई तौर पर लगाए गए हैं और 25 कैमरे इस वक्त जो हैं वो लगाए गए हैं और उन कैमरों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस वक्त जो है वो कराची पुलिस का जो हेड ऑफिस है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस जिसको कहते हैं, उसके 6th फ्लोर पर जो है वो बनाया गया और वहाँ पर भी उसकी मॉनिटरिंग जारी है। और अच्छा, ये कैमरे जो है वाकई अच्छी क्वालिटी के हैं, जदीद कैमरे हैं क्योंकि इनकी जूमिंग वगैरह जो है वो अच्छी है और इसमें ये भी है फ़ायदा कि इसमें ANPR कैमरे भी हैं जो कि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को शनाख्त कर सकते हैं और फौरी तौर पर, क्योंकि वो लिंक होते हैं AVLC के और एक्साइज के डेटा से, तो उनको फौरी ये पता चल जाता है कि अगर जो व्हीकल उनके कैमरे में आ रही है और जहाँ से गुजर रही है तो उससे भी पता चल जाता है कि ये किसी क्राइम में मुलविस है या नहीं। तो एक तो दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तीसरी बात यह है कि पहली किस्त तो इनको तकरीबन 2 माह कबल जो है मौसूल हो गई थी इसकी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की थी और उसके बाद से हम इंतज़ार ही कर रहे थे क्योंकि एक चीज़ और थी इसमें ये कि एक जो पहले भी हमने यहाँ पे प्रोग्राम में बुलाया था मुराद सोनी जो कि कम्युनिटी पुलिसिंग के जो वो है सदर। तो अब मामला ये है कि एक कम्युनिटी बेस पर इस वक्त शहर में 2000 से ज़ायद कैमरे चंद सालों में लग गए, ठीक है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था एक तो वो लेट बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा लेट हुआ और फिर अल्लाह करके अभी उसमें 25 कैमरे लगे तो एक बड़ी खुशाइन बात है कि चले कुछ तो हो रहा है। अच्छा, इसका मैं आपको ये बताऊँ कि अभी कल हम लोग वहाँ गए हैं सेंट्रल पुलिस ऑफिस में और वहाँ पर इनका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखा, रूम देखा तो बहुत खुशी हुई क्योंकि बड़ा जदीद तर्ज पर वो बनाया हुआ है। हमें भी बड़ी हैरानी हुई, हमने कहा यार हम नासा में तो नहीं आ गए कहीं, लेकिन वाकई अच्छा बहुत अच्छा डेकोरेट भी किया हुआ है और सिस्टम्स वगैरह वहाँ लगाए हुए हैं और बड़े कहाँ पर बनाई है महराज भाई ऑफिस? सेंट्रल पुलिस ऑफिस में, पुलिस हेड ऑफिस में बनाया गया IIH चंडीगढ़ रोड पर। IIH चंडीगढ़ रोड पे, ठीक तो है। इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखकर बड़ी खुशी भी हुई और अगर ये प्रोजेक्ट इसी तरह अगर जल्द से जल्द मुकम्मल होता गया तो शहर में जराइम की जो है ना उसमें कमी लाजमी होगी, ऐसा लगता है। लेकिन अब यह है कि इसको इन कैमरों को यूज़ भी देखें पुलिस नहीं करना है क्योंकि जब भी कोई वारदात होते हुए या मशकूक सरगर्मी देखेंगे तो वहाँ कैमरे से पता चलेगा
कैमरे पे और वहाँ पे जो ऑपरेटर्स बैठे हैं वो फौरी तौर पर जो है वो 15 को इतला देंगे और पुलिस कंट्रोल पर उसका मैसेज चलाएंगे, मुतल्लिका थाने को इतला देंगे। मूव आखिरकार पुलिस को ही होना है, जो इलाका पुलिस है या जो गश्त पे पुलिस है। अगर वो इनका साथ दें और ये कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम मुसलसल चलता रहे तो मेरा ये ख्याल है कि जुर्म में कमी आ सकती है। अच्छा भाई, आपकी क्या राय है? नहीं, जैसे कि लगा है 20 या 25 अगर कैमरे लगे हैं तो इसकी स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात जो कैमरे के बता रहे हैं कि सबसे कि वो मॉनिटरिंग करने के साथ साथ वो भी डायग्नोज भी करिए अगर वो नंबर प्लेट को। तो ये सेफ सिटी इस्लामाबाद और लाहौर में हमने कब से वो देखा हुआ है, सेफ सिटी दोनों। और इवन के वो ट्रैफिक को भी वो देख रहे होते हैं वॉलेंस से। अब अगर पंजाब साइड जाएं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जो ट्रैफिक की वॉलेशन होती है तो उस कैमरे से ही आपका तस्वीर खींच जाती है और आपको चालान आ जाता है। और दुनिया भर में होता है ये तो। हाँ, अब यहाँ पे जो मैंने ये जब मिले थे हम लोग, IG साहब आए थे काठी में, तो वहाँ पे यही बात हुई कि उन्होंने यही बताया था कि अभी स्टेप है और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे दूसरे सेफ सिटी हैं तो उसी के बाद हम अगले स्टेप में यही देख रहे हैं कि ट्रैफिक की भी उसको सिस्टम में डालेंगे। जैसे कोई भी बाइक रॉन्ग वे आ रहा है, गाड़ी वाला रॉन्ग वे आ रहा है तो रॉन्ग वे का भी चलान है। मिराज साहब बताएंगे कितना रॉन्ग वे का इतना भारी चलान होना चाहिए कि आपको पता है कि पूरा ट्रैफिक को एक तो उसकी फ्रामिंग मतलब जाने वाले को ट्रैक को रोक देती है और साथ ही हादसात का सबब बनती है। इवन कि कराची में आप देखें गाड़ी वाला भी रॉन्ग साइड आ जाता है बड़े मज़े से, उसको कोई मसला हम शाहराहों पे हम रॉन्ग वे जा रहे होते हैं, हाईवे पे रॉन्ग जा रहे इस कैमरे का सारे फ़ायदे ही होने चाहिए। एक तो मॉनिटरिंग, स्ट्रीट क्राइम को रोकना, जो चोरी की गाड़ियाँ अगर घूम रही हैं वारदात का, जैसे आजकल आ रहा है कि कौन सी करोला है वो आजकल चल रही है, गोल्डन करोला। एक ये गोल्डन सिविक गैंग एक नया निकला है सेंट्रल में, हाँ नॉर्थ में जी, वो मतलब वैसे वाइट करोला गैंग है। वाइट करोला तो खैर हमेशा से ही बदनाम रही है ना, वो इवन के वो घरों में जाके वो करें तो CCTV लगा होगा, लिंक होगा तो उससे पता चल जाएगा ये गाड़ी जो है वारदात में थी तो वो फ़ौरन से उसके वक्त की रिस्पांस टीम जो है जो कहलाती है कि मॉनिटरिंग टीम उसको बोलेगी 15 को फ़ौरन से जाएगी। ये सारी जो है ये जाके कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ये देखा जाए जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें सब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर इसमें जितनी ताख़ीर होगी उसमें होगा, अगर 20 या 25 कैमरे लग गए, 1300 कैमरे की बात करें वो भी रेड जोन में, तो पूरे शहर को सेफ सिटी करना है तो इसकी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि स्ट्रीट क्राइम कम नहीं हो रहे हैं। गाड़ियाँ देखें, मोटरसाइकिलें देखें, वो चोरी हो रही हैं, ये नहीं हुआ है कि कम हो गई हैं या हो गई हैं, वो हो रही हैं। तो जिसकी होती है उसकी परेशानी देखें कितनी हो जाती है। तो इस वक्त ये है कि इसकी जो स्पीड है ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, इसकी स्पीड को डबल करना होगा। ठीक है, हम इसी बात के साथ यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। अच्छी खबर भी है जनाब, NICH में हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी में एक्सरे मशीन भी नस्ब कर दी गई है अशरफ भाई, तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि NICH या NICVD ये कुछ ऐसे इदारे हैं हमारे पास जहाँ पर सेहत की सहूलियात बहुत बेहतर हैं और इनको बेहतर करने के लिए मजीद काम हो रहा है। तो क्या कहेंगे अशरफ भाई आप? देखा जाए अगर आप जाएँ तो ये जिन्ना हॉस्पिटल से पहले ही है और ये यहाँ पे जो है बच्चों का अस्पताल है जो बच्चों को लेके जाते हैं वहाँ पे। और अगर आप देखें तो फैसिलिटी ना होना, मतलब ये अगर एक्सरे का आया है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो, तो लिखने के बाद वो देते थे और कि आप बाहर जाके वो कराएं वहाँ पे ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो सिस्टम आया बता रहे 50-60 बच्चे, अगर आप जाएंगे ना वहाँ पे, आप जिना के लिए जाते हैं तो फर्स्ट पे ही आपको लेफ़्ट साइड पे पड़ता है जो बच्चों का जो अस्पताल है। तो इसमें ये है कि वहाँ जाके देखें तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग के नॉर्मल हम लोग के लोग नहीं जाते, लेकिन गरीब लोग वहाँ पे इतने आए हुए होते हैं, इवन के वेट कर रहे होते हैं। तो जिना कार्डियो के बराबर में गली है मेडिसिन की, वहाँ पे आप अगर चले जाएं क्योंकि वहाँ दरख्त वगैरह हैं तो वहाँ वो अपने बच्चों को लेके फुटपाथों पे बैठे हुए होते हैं। इवन के बलूचिस्तान से, अंदरून सिंध से, अफगानिस्तान से, ईरान से, कहाँ से लोग आते हैं सब आते हैं क्योंकि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहली चीज़ क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने हैं आपने। और वहाँ पे जो सर्विस है लेकिन टाइम लगता है और वो डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर होता है जो मैंने एक दफ़ा गया था जाके पूछा था तो मैंने आप कितने मरीज़ों को देखते हैं, तो यकीन करें मैं सुन के परेशान हो गया। तो कह रहा है 250-300 एक दिन में। अब वो डॉक्टर कैसे पॉसिबल है कि वो 250-300 जो है वो लोगों को देखे। अब वो मरीज़ों को देख रहे होते हैं, बच्चे, उनके अलग अलग किस्म की उनकी जो है बीमारियाँ होती है, लेकिन ये है कि वो फिर भी लोग आ रहे होते हैं, उनको शिफा मिल रही होती है, अल्लाह ताला शिफा दे रहा होता है। बात ये कि फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत बेहतर हैं। आप ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद में अगर रश हो रहा है उसके बावजूद उसको केटर करें। मैंने वहाँ पे ये भी देखा कि भाई इतना छोटा बच्चा था महराज में, तो देख के हैरान रह गई क्योंकि हमें जब विज़िट कराया था तो उन्होंने अंदर के वार्ड्स वगैरह और ICUs वगैरह दिखाए सारी,
तो बच्चे की ना वो हो रही थी सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी, और बच्चा लाइक इतना सा था, 6 माह का भी नहीं होगा। तो मैं तो देख के हैरान रह गई कि मैंने उस वक्त भी सवाल किया, मैंने कहा आप इतने छोटे उस पर कैसे कर लेते हैं आप लोगों को, ज़ाहिर है। और लेकिन उसकी सर्जरी कामयाब हो गई थी, वो पोस्ट उसमें था और वो उसी वक्त थोड़ी देर पहले हुई थी। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा देख कर भी कि सारा मॉनिटरिंग सिस्टम उनका, सब कुछ उतनी सर्वेलेंस में उन्होंने रखा हुआ था। और बड़ों के साथ तो फिर करना आसान है, लेकिन छोटे बच्चों को डील करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, इसमें बात यह है कि हुकूमती सतह पर जो है ना क्या किया जा रहा है ये देखने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ इमरजेंसी में एक एक्सरे मशीन लग गई है, और वो भी किसी एनजीओ ने दी है। हाँ हाँ, अच्छा, इस एक्सरे मशीन चाइल्ड लाइफ जो है फाउंडेशन की जानिब से, तो मेरा ये मतलब कहना है कि इस मशीन को बहुत पहले से यहाँ पर होना चाहिए था। जिस हिसाब से शहर भर से और बैरूनी शहर से बच्चे जो यहाँ पर मरीज़ लाए जा रहे हैं और यहाँ इनका इलाज भी हो रहा है, तो ये चीज़ें पहले से यहाँ पर होनी चाहिए थी और इसको हुकूमत को देखना चाहिए था। बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि चलें एक एनजीओ की जानिब से सही एक अच्छा काम तो हुआ। और दूसरी बात जो आपने कही, वाकई मेरा भी यहाँ पर मतलब जाना हुआ है 2-3 मरतबा, तो मैंने भी यही देखा कि यहाँ पर बच्चों को शिफा मिलती है और उनके वालिदैन बड़ी दूर दूर से वहाँ पर आए हुए होते हैं। और जैसे कि अशरफ भाई ने बताया, वाकई पूरा उसका जो आता है वो भी भरा हुआ होता है, वहाँ वो स्टे करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस कर रहे होते हैं वो लोग डील के। आप देखें कि आप अगर चले जाएं और वैसे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो आप तो मतलब डिस्टर्ब होकर वापस आते हैं कि यार ये किस तरह से बच्चों के साथ किस तरह से उनको डील करते हैं, कैसे उनको बेचारों को कैटर करना पड़ता है, बच्चों का देख के बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता। तो बहरहाल हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है मज़ीद। बिल्कुल है। और फिर वही वाली बात हम लोग बार बार कहते हैं कि एक इदारा नहीं, कई इदारे होने चाहिए, वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए छोटे छोटे, जहाँ पर आप जाकर अपने इलाकों में, अपनी जगहों पर, अपने मोहल्लों में जो है इन फैसिलिटीज़ को हासिल कर सकें। बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए उस तरफ भी। दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले कह रहे हैं उनको तो इलाज मुआवजे के लिए मिल ही नहीं रहा। वो तो बेचारे मजबूर, सबसे मजबूर इदारा है ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इतना मजबूर है बददुआओं की बदौलत नहीं मिल रहा होगा। आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो केस हुआ था जो इंक्रोचमेंट और ये सारा और इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी थी एसबीसीए को, मास्टर प्लान कहाँ है कराची का। तो आप सोचें कि वो इदारा जो इस शहर का मास्टर प्लान बनाने के ऊपर, उसके ऊपर अमल दरामद करने की बात है, तो उसके पास जवाब नहीं था। और क्या कह रहा है कि हमने 1980 के बाद मास्टर प्लान नहीं। मतलब आप कोई एक हम एग्जांपल दे दें, प्राइवेट आपकी है थी जिसे बोले सोसाइटी बहरिया टाउन, आप उसको अगर आप ऊपर टॉप से देखें ना तो आपको लग पता जाएगा कि मास्टर प्लान है उसका, कि घर कहाँ है, अपार्टमेंट कहाँ है, आपके फुटपाथ कहाँ है, आपकी सर्विस लेन कहाँ है। और यहाँ पे आप जाके देखें तो मास्टर प्लान के ऊपर अगर काम नहीं हो तो कानूनी जुर्म है ये, और उस बंदे को उम्र कैद होनी चाहिए। उस शहर के मास्टर प्लान को आपने ख़राब किया है, और उसका जो हेड कौन है, DGSBCA। और अगर आप जाके, आपको पता होगा मिराज साहब बैठे हुए, DGSBCA के पास हम लोग नहीं जा सकते हैं। क्यों? आप पूछें, ये बैठे हुए हैं, वो मीडिया के सामने इसलिए नहीं आते हैं कि वो जो सारा काम हो रहा है, क्योंकि कोई सही काम तो हो ही नहीं रहा ना इस शहर में। आप अगर कोई काम कराना, मैं बता रहा हूँ, मैं अपना घर जो है नाम पे कराने जाऊँगा, आप करा के दिखा दें। आप जब तक आप उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिना उसमें डाल के नहीं देंगे, आपका काम नहीं होगा। ये वो शहर है जो यहाँ पे आप सोचें कि सबसे बड़ा शहर, 35 लाख मकानात हैं, और वहाँ आप देखें 10% भी अगर ख़रीदो फरोख्त होती है तो वहाँ जाके देखें आप। और SBCA में वहाँ वो बोल रहे हैं, कहना है उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उनके तो अकाउंट्स चेक कर लें आप तो आप आसमान से लग जाएंगे। निचले तबके के मुलाजमीन होंगे? नहीं, कोई निचले तबके के नहीं। आप रमशा वहाँ जाएँ, PN से लेके उन सबके तो स्टाइल तो देखें आप। ये हमारे जो यहाँ पे कहते हैं ना ये इदारे, SBCA में आप गई हैं कभी? नहीं, मेरा इत्तेफाक नहीं होगा। SBCA में मैं जब यहाँ पे कैटेगोरी कैमरे पे बोल रहा हूँ कि मीडिया को बोले ना अंदर आए, वहाँ पे हमारे सवाल के जवाब दें, क्यों नहीं मिलते हैं वो। मसला ये है कि देखें ये शहर वो है, आप नौरजानाबाद भी देखा होगा, नाज़ाबाद देखा होगा, फेडरल बी एरिया देखा होगा, मास्टर प्लान के साथ 120 गज के मकानात थे, उसे पोर्शन कैसे बन गए, SBCA कैसे सीट पे बैठा हुआ है, ये इदारा है कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा था उसके बाद कहा था इंक्रोचमेंट के खिलाफ करें। इस कराची शहर में जितने ग्राउंड हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद की बात कर रहा हूँ, शिपोनर कॉलेज से लेके यूथ सेंटर तक 6 ग्राउंड थे, वो ग्राउंडों पे घर मकानात ये सब बन गए। ये इट्स मतलब के इलीगल हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनमें पार्किंग्स हैं, मॉल्स बन रहे हैं, प्लाजाज बन रहे हैं, और कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहा। रेसिडेंशियल को ना फायर एग्जिट्स हैं, ना जो है ना पार्किंग्स हैं, कुछ भी नहीं। शहर का निज़ाम तबाह है, धर्म भरम है। रेसिडेंशियल को आपने कमर्शियल कर दिया, और यानी रेसिडेंशियल हज़ार गज के प्लॉट थे। नॉर्थ नाज़ाबाद हैदरी मार्केट की बात कर रहा हूँ,
पूरे में आप देखें केडीए से लेके आप 5 स्टार चौरंगी तक चले जाएं, आपको हाई राइज नज़र आएगी। मतलब आपको जब मास्टर प्लान बना था इस शहर का कि ये ऐसा होगा, क्योंकि मास्टर प्लान में ये होता है रमशा कि सीवरेज लाइन, पानी की लाइन, सर्विस लाइन, फिर वहाँ पे सारा सिस्टम कि आपके सीवरेज की जो गटर के नाले हैं वो कितने बड़े होने चाहिए। अब आपका वो एक घर के हिसाब से सीवरेज का सिस्टम डाला हुआ था, अब वहाँ वो 6 आपने पोर्शन बना दिए, तो कैसे होगा। अब लाइन से जो घर थे, अब फेडरल एरिया में बता रहा हूँ, ब्लॉक 8, ब्लॉक 7, ब्लॉक 6, वहाँ जाके देखें 120 के जो वो घर थे, उसको पता है 60 गज के पोर्शन बना के बैठे हुए, ये 6 पोर्शन बना दिए। 3 मतलब ग्राउंड 240 गज से नीचे जो है ना, आप ग्राउंड +2 नहीं जा सकते हैं। यही है मेरा सब। देखिए नहीं तो अब लेकिन बात ये भी है ना मेराज भाई, सारी ज़ाब्ता के बावजूद मुलाजमीन रुलते हैं, ऊपर का बैठकर जो तबका है वो एंजॉय कर रहा है। कोई नहीं रुलते हैं। मैं भाई तो खैर कह रहे हैं, मैं तो वहाँ जाके उनके सामने बैठ के इनको बोल सकता हूँ कि अगर वो ये बोलें कि रुल रहे हैं, तो भाई आप इस शहर के लिए आपका काम क्या है। अच्छा, आप कह रहे हैं मीडिया पे नहीं जाने देते, तो खबरें कैसे आ गई हैं बाहर? नहीं, ये तो नॉर्मल है। हम ये बोल रहे हैं कि देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं डीजी एसबीसी से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मास्टर प्लान था, इसका मतलब क्यों नहीं हो रहा। जो नीचे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी इदारे को भी देखना है ना, आप उसकी पार्किंग लॉट में चले जाएं, आपको लग पता जाएगा कितना गरीब इदारा है ये। ठीक है, गाड़ियाँ कौन सी खड़ी हुई हैं। आप सिंध असेंबली में चले जाएं, आप मतलब सिर्फ पार्किंग में असेंबली का इजलास हो रहा, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, आप देखें तो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, माशाल्लाह हम कोई गरीब मुल्क हैं। आप देखें वहाँ पे जाके फोर्ड गाड़ी खड़ी हुई है, BMW खड़ी हुई है, अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, उनको कौन पूछेगा। आप अनरजिस्टर्ड गाड़ी लेके घूमे तो। अब मसला ये है कि कोई भी इदारा हो, उसको चाहे FBR हो, चाहे कस्टम हो, चाहे DG SBCA की बिल्डिंग हो, वहाँ सिर्फ जाएं आप, सही, और एक्साइज डिपार्टमेंट में पार्किंग में जाके सिर्फ गाड़ियाँ देख लें आप। तब ये महराज भाई, ये फिर इस तरह की जब देखिए बात यह है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाकई वो वाहिद इदारा है सिंध का जो कि रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है दूसरे इदारों की बनस्बत। जी हाँ, वहाँ पर एक्चुअली होता ही है कि शहर भर में जितनी भी तामीरात होती हैं उसके लिए नक्शे के लिए और उसकी अप्रूवल के लिए बहुत भारी फीसेस हैं जो सरकारी तौर पर हैं, जो कि आपको बैंक में जमा करानी है और मतलब किसी को बाय हैंड नहीं देनी है। तो उस हिसाब से जो रेवेन्यू जनरेट करता है तो इस मामले में सही है। लेकिन ये जो देखें तमाम जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वहाँ पर कुछ अमला ऐसा भी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो कि किसी भी किस्म की करप्शन में मुलविस नहीं है और वो वाकई निचले सतह का जो है तबका है सारा। सही। और ये उन्हीं के मसाइल हैं और वहाँ की जो तंजीमें होती हैं, मज़दूर तंजीम जो है वहाँ की यूनियन, ये उनकी जानिब से जारी की गई खबर है जिसमें बताया गया कि उनको मेडिकल नहीं मिल रहा। बाकी देखें अफसरान तो जाहिर सी बात है वहाँ और सबके सामने ही है कि SBCA में करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है अफसरान को तो कोई ज़रूरत नहीं होगी कि उनको मेडिकल मिले, वो तो खुद बड़े और अच्छे अस्पतालों में इलाज अपना करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि नीचे लेवल का है। तो ये उनके मसाइल हैं जो कि इस खबर में सामने लाए गए। दूसरी बात है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बिल्कुल सही कहा अशरफ भाई ने, बिल्कुल बिगड़ चुका है और कोई पूछने वाला नहीं है। और अभी से नहीं, ये तकरीबन गुज़िश्ता 25 सालों से जो है ये प्रैक्टिस चल रही है, जो कभी तेज़ हो जाती है कभी कम हो जाती है। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा जो है DG SBCA ने एक नोटिस लिया है और DC सेंट्रल के हमरा उन्होंने मीटिंग की है ज़िला बस्ती में, और उसमें एक बात ये सामने आई कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान में 300 से ज़ायद गैरकानूनी तामीरात ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो हुई है। अच्छा। तो उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल की गई है। इसमें DC की जानिब से जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिसर्स को भी लेटर लिख दिया गया है कि वो किसी भी पोर्शन की सबलीज या सेल डीड नहीं करेंगे। एक तो इस काम से रोक दिया। दूसरा जो उसकी मशीनरी, हैवी मशीनरी है वो DC की जानिब से प्रोवाइड होगी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला और उसके साथ एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का अमला और इलाका पुलिस ये उसमें साथ देगी और ये ऑपरेशन जो है आज से मुमकिन तौर पर शुरू हो जाएगा बस्ती में, जिसमें फेडरल एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद है, उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। नाज़िमाबाद का इलाका है, लियाकताबाद का इलाका है ख़ास तौर पर। अच्छा, ऑपरेशन होते हैं लेकिन होता क्या भी है। दूसरी खबर हमारे पास वो ये कि तरक्याती काम और उससे मुंसलिक जो महकमे एसएससी की रिपोर्ट आई है उसमें जो है 37 अरब रुपए की जो है बेज़ाब्ता जुर्माना इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। अभी तरक्याती कामों में जब 37 अरब रुपए की करप्शन आप कर लेंगे तो लगाएंगे क्या? ये वो याद है ना आपको कॉन्ट्रैक्ट
40% कमीशन। वो सब मुझे याद है, लेकिन अशरफ भाई यार फिर देखें ना, आप कोई भी इदारा बेहतरी नहीं आ सकती। नहीं, बेहतरी कैसे होगी अगर आप इस वक्त एक प्लान करें कि आप ये नौकरी छोड़ें, अपने हस्बैंड के साथ एक इंडस्ट्री लगाएं, तो आपको पता जाएगा कितने इदारे पैसे लेने आते हैं। सही बात है। ठीक है, आपको EOBI का आएगा, सासी का आएगा, फिर सिंध गवर्नमेंट के 12 महकमे आएंगे, 17 महकमे हैं। एक इंडस्ट्री आप लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो मुलाजमीन जो होते हैं काम कर रहे हैं तो समझते हैं कि भाई ये तो कमा रहा है, भाई जो इतना कमा रहा है कि बस, मगर जब 17 इदारे आते हैं और 17 इदारे आके आपके पीछे लगते हैं तो आपको पता है एक एक मुलाजम, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है। सासी हो गया या सिंध की जो एम्प्लॉइज़ के लिए जो सिक्योरिटी होती है, यानी कि जैसे कोई मुलाजमीन काम कर रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो एम्प्लॉइज़ के लिए जो सासी बनी हुई है तो उसके लिए क्या होता है, वो सबसे पैसे लेता है। यानी आप एक इंडस्ट्री हो, आप अपने एम्प्लॉय के लिए 100 रुपये देंगे तो मैं हुकूमत की तरफ से भी उसमें पैसे डालेंगे, तो उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे जमा होते हैं कि उसको कोई, हमें पता भी नहीं है। EOBI क्या है, मैं एज अ प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं सरकारी महकमे में नहीं हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। मैं अगर रिटायर्ड हूँगा 60 साल के बाद जो है, मुझे एक EOBI में अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मुझे जो है पेंशन मिलेगी। अब अगर हम ये बात करें, कितने लोगों को पता है? नहीं, हमें तो नहीं पता। प्राइवेट वाले कैसे रजिस्टर होते हैं? देखिए, हम बोलते हैं ना कि पेंशन मिलती है, तो सरकारी मुलाजमीन को नहीं, पेंशन प्राइवेट सेक्टर को भी मिलती है। एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट है एक इंस्टीट्यूट, जहां आपको रजिस्टर्ड करना हो, आपका इदारा आपको रजिस्टर्ड करता है। आपकी माहाना तनख्वाह से जो है महीना 80 रुपये कटते हैं, बाकी 180 रुपये आपको इदारा देता है। तो हमारे इदारे तो नहीं किया हुआ रजिस्टर, तो खुद कर सकते हैं आप? जी, खुद भी कर सकते हैं। और उसमें ये बेनिफिट कि उसमें क्या है कि अगर जैसे मैं रिटायर्ड होता हूँ, अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, इंश्योर्ड भी है मेरा, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, फिर मेरा पेंशन मिलेगी। अब 10,000 रुपये पेंशन मिलती है मंथली, ठीक है। और उसके बाद जो है, अगर हम जाते हैं कि शादी की ज़रूरत है तो बच्चियों के लिए उसके लिए सपोर्ट फंड भी होता है। अब मेन ये कि ये चीज़ें हमें बताएं ना, हम आगे जाएं। अब वो हमसे पैसे ले रहा है, क्यों नहीं रजिस्टर्ड है, ये दारू का भी काम है। अब अगर EOBI के पास जाएं आप, अब वो क्या है कि हम रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस आपका इस्लामाबाद में है या आपका कहीं और है, मैं आप इजी एक्सेस रखें। पूरी दुनिया में 1 विंडो ऑपरेशन है। अशरफ साहब आए, इस इदारे में इन हुए, ये तमाम इदारे इसी पेज पे हैं, मैंने वहाँ क्लिक किया, ठीक है, ऑनलाइन बता रहा हूँ मैं, 17 इदारे में रजिस्टर्ड हो गया। अब उसके जो बेनिफिट है मुझे पता होगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, उससे पूछें तुम्हें क्या क्या बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है, वो पता ही नहीं है। 5 इदारे हैं जो आपको प्राइवेट सेक्टर में बेनिफिट देने के लिए बैठे हुए हैं, हमें पता नहीं है। मगर ये सिस्टम क्या है कि क्योंकि अगर ये हुकूमत खुद से बोलने लगेगी ना, या मिनिस्टर कंसर्न खुद से बताएगा, तो सब खड़े हो जाएंगे, भाई ये बताओ ना, मैं तो रिटायर्ड हो गया, मेरी पेंशन कहाँ है, भाई मेरी बच्ची की शादी हो रही, मुझे इसका सपोर्ट करो, मैं इंश्योरेंस के लिए चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो ये चीज़ें हमें बतानी चाहिए, ये एज अ मीडिया हमारी भी जिम्मेदारी है, हम बताते भी हैं, लेकिन वो इदारे ही सामने नहीं आते हैं। मतलब ये इदारे, तमाम इदारे जो बनाए हुए हैं, जैसे आपने इसका बताया करप्शन का, क्यों करप्शन हुई कोई पूछता ही नहीं है। EOBI का कोई पूछता है? किसी को पता ही नहीं। एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, मैं रिटायर्ड हूँगा तो मुझे कितनी पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, एक सपोर्ट फंड कहलाता है ये, कि मुझे किसी से भीख नहीं माननी पड़ेगी। खुदा ना खासा मैं बीमार हो जाऊँ तो मुझे एक 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, मैं उसको कैश निकालूंगा, मैं अपनी ज़रूरत पूरी करूँगा। अब ये जो सिस्टम आपने इदारे बनाए हुए, लेकिन आपने आगाही नहीं दी है, चुपचाप ये बैठे हुए अपने पैसे बना रहे हैं। अब मगर ये है कि आगाही मुहिम हुकूमत को, सिंध गवर्नमेंट को ही चलानी चाहिए। इतने इदारे आपने बना दिए हैं, कर क्या रहे हैं? ये तो तब करेंगे ना, फैसिलिटी देनी होगी। इदारे तो वही है कि करप्शन करने के लिए जो है एक नया इदारा बन जाता है, और उसके बाद फिर ये अरबों रुपए की करप्शन हो जाती है, और वो अपने जो है वो इदारे भी चला रहे हैं और अपनी जो नौकरी है उनको भी इंजॉय कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अच्छा जी, तो ज़रा मौसम की सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि आज जो शहर कराची का मौसम है तो वो कैसा है। बत्तीस, 33, 34, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हर घंटा बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ेगी जनाब, और इस गर्मी से बचने के लिए तदारुक यही है। अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात करते हैं कि जी बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। नज़ला, खांसी, बुखार की कंप्लेन हर शख्स को है। वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और जो है वो ख़ुद का ख्याल भी रखें। अभी महराज भाई भी खांस रहे थे, गला ख़राब हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और जब डॉक्टर के पास जाना हुआ तो मैं तो हैरान रह गया, कितना रश है डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल्स में। इतना रश के बारी आना मुश्किल। उसके बाद मैं नंबर का कह के उसको चला गया, अपने काम वाम निपटा के फिर आया हूँ, तब भी इतना रश मिला मुझे। और फिर ये पता चला कि वो ख़ास तौर पे चिकनगुनिया जो है ना वायरल हुआ हुआ है,
तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा वहाँ पर जो है डिस्टर्ब हुए हैं। शहर के जितने भी जो गली मोहल्ले के क्लिनिक्स हैं वहाँ के तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। चिकनगुनिया के मरीजों की बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर। और फिर उसके अलावा ये जो चेस्ट इन्फेक्शन, गले की तकलीफ़, ये जो है इसके ज़ोर से बुखार भी चढ़ रहा है और लोग बीमार भी हैं। मिराज भाई मास्क लगा कर आए हुए थे, मैं तो देख के मैंने कहा बराबर में लेकिन बैठ। पता है मास्क लगाना अच्छा है इस वक्त इस बिल्कुल, मौसम चेंज हो रहा है ना जी, मौसम चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है हर बीमारी बंदा एकदम नज़ला फूट पड़ी है। खांस रहा तो वो एक दूसरे को आपको शुक्र अदा करना चाहिए था कि आपके बराबर में बैठते हैं तो मास्क लगा के बैठे। कितना ख्याल करता हूँ मैं, इन्हें आदत नहीं है। माननी नहीं है ना किसी की। वो सही है, इनके कीबोर्ड पे छींक देंगे ना वो सही रहेंगे। अल्लाह, नहीं वैसे बहरहाल भाई safety अच्छी बीमारियाँ है। बहुत फूट पड़ी हैं शहर में। डराते भी हैं ना ये मास्क लगा के, और उसके बाद बंदे को बस छुट्टी, अगले छुट्टी होनी चाहिए। बहरहाल डॉक्टर के पास वाकई कतारें लगी हुई हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेडिकल बेचारे। स्लिप लाया। हमारे अपने ऑफिस में कितने लोग हैं मैं आपको बताऊं, वो बेचारे बीमार नहीं, हुए। बहुत ज़्यादा। मैं खुद 2 दिन बीमार रहा, फिर उसके बाद मैं मेडिकल सर्टिफिकेट लाए हैं आप? लेकिन अभी तक तो मांगे नहीं, लेकिन मांगेंगे तो कहीं से भी दे देंगे, हमारा क्या है। सही जा रहे हैं आप, छुट्टियां बंद हो जाएंगी आपकी सरकारी महराज भाई है, जो आप कह रहे हैं ना। नहीं वैसे बाकी तबीयत खराब थी, जो सच है वो तो है। मसला इनका ही बह जाते हैं बह जाते हैं बिल्कुल महराज भाई। जज्बात में। जज्बात में छोड़े। अभी इनकम टैक्स जमा कराना है, वो उसका क्या होगा? जी, 30 सितंबर जो है वो लैब आप तो ये देख रहे हैं भरे बैठे हैं अभी। इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से पसीने भी आ रहे हैं। ये एसी सही करे भाई, तो इसको सही करे इसको। 30 तारीख है, 30 सितंबर लास्ट डेट अभी तक एफबीआर ने कहा है कि, और कहा है सबको पूरे मुल्क में कि इनकम जो सालाना आमदनी 6 लाख या इससे ऊपर है, यानी कि 6 लाख का मतलब ये महाना 50,000, तो उसको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। इनकम टैक्स रिटर्न क्या है कि जो आपको सैलरी मिली है उस पर टैक्स जो कटा है उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है साल का। साल 2024 के टैक्स का जो सर्टिफिकेट है वो हमें पे करना होगा, और उसके लिए 30 जो सितंबर है 2024 लास्ट डेट है। एफबीआर ने कल जो अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, पोस्ट किया, और बड़ी ख़तरनाक चीज़ें लिखी हैं, और उसमें ये भी बताया किस किस को जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। पहली चीज़ क्या है कि जिसके 50,000 माहाना तनख्वाह है या उससे ज़ायद है उसको भरना है इनकम टैक्स रिटर्न। जिसके पास गाड़ी है उसके नाम की उसको भरना है, यानी कैटेगरी भी बता दी है। इसके जिसके पास फ्लैट है या कोई जायदाद है, ज़मीन रखी हुई है, उसको भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। और इसके अलावा अगर हम लास्ट में ये है कि जो अगर जो प्रॉपर्टी के साथ साथ आपके ट्रैवलिंग उसकी है और रिटर्न नहीं भरता है तो उसको भी करना होगा। उसके साथ अंदिया क्या दिया है कि 30 सितंबर के बाद उन्होंने कहा डेट नहीं बढ़ेगी, और जो रिटर्न नहीं भरेगा तो उस पर भारी जुर्माने लगेंगे। और उसके साथ अंदिया दिया पहले जो मोबाइल सिम ब्लॉक की थी, अब उन्होंने जो तजवीज़ दी है 3 चीज़ों की। 3 चीज़ क्या है कि आपके बिजली का, गैस के जो कनेक्शन है वो काट दिए जाएंगे अगर आपके नाम पे हैं, और लास्ट इन द अकाउंट के ऊपर भी ये एक प्रपोज़ल भेजा गया है, और कि आपको टैक्स नेट में लाने के लिए आपका टैक्स नेट बढ़ाना है, तो उसके लिए ये दिया है क्योंकि लोग नहीं भरने। अब डेट देखें आप, हम 5 दिन अगर रह गए हैं, 5 दिन में अगर आप जब वो पोर्टल पे ज़्यादा लोग जाएंगे तो आपको पता है रश जब बढ़ेगा तो वो इनटेक नहीं करेगा। ऑनलाइन है, एक आसान डोज है, एफबीआर की उस पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के एफबीआर आसान डोज स्कीम जो है उसमें आप करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। उसमें क्या है, टैक्स सर्टिफिकेट है, आपको अपने अखराजात पता है, बिजली के बिल कितने आते हैं वो आते हैं, वो सब है सिंपल। एक सिंगल आपको 2,000 रुपये किसी को दे के भरने की जरूरत नहीं, मोबाइल पे आया, टैक्स सर्टिफिकेट डाला, आपने सैलरी डाली। एग्जांपल देते हैं, लाख रुपए सैलरी है, लाख रुपए पे आपका 1,000 रुपये टैक्स कटा मंथली, 12,000 रुपये टैक्स दिया आपने भरा। अब उसके बाद अदर में जाएंगे, सेकंड पेज है, सेकंड पेज में जाएंगे तो उसमें पूछेगा आपके एक्सपेंस क्या हैं, तो बच्चों की तालीम का खर्चा वो डाल दिया आपने, फिर आपने डाल दिया मंथली आपका क्या आ गया, बिजली और गैस का बिल एवरेज आपने डाल दिया वो। उसके बाद ये, क्योंकि जो टोटल आपकी है ना, एग्जांपल आपको लाख रुपए के हिसाब से साल के 12 लाख रुपए मिले, अब 12 लाख को बराबर में आपको देखना आपके अखराजात कितने हुए हैं, तो वो उसको आपको टैली करना है, उसमें डालना है, बस आपका रिटर्न भर गया। इट विल टेक 5 मिनट, आप खुद से भरेंगे, पढ़े लिखे हैं आप, 5 मिनट लगेंगे, अपना रिटर्न भर लेंगे। अच्छा, तो फिर वो क्या देते हैं आपको, सर्टिफिकेट जी उसी पे ही आता देते हैं? आपका जो पोर्टल होगा जो आप जाके रजिस्टर जी उसी वक्त आ जाएगा कि आपका टैक्स, और 2-3 दिन लगते हैं कि एक्टिव टैक्स लिस्ट में आप आ जाते हैं।
फिर वो आप चेक कर लें उसको। वो तो आ जाते हैं ईमेल, उसको ईमेल भी आती है आपको जो आप उसमें लॉगिन होंगे। जैसे आजकल एप्लीकेशन चल रही है, बड़ा मुश्किल लगता है ना कि यार टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कैसे कोई होगा? मुश्किल नहीं है, मगर ये है कि आप उसको बस बैठ के 5 मिनट आप देंगे, आप खुद ही भरते जाएंगे। बहुत सिंपल है, मैंने बताया 12 लाख मेरी साल की आमदनी है, उसके अगेंस्ट मेरी मंथली सैलरी के साथ जो है मंथली बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की एजुकेशन की जो फीस है वो, फिर मेरा आपने राशन वगैरह का डाल दिया, ठीक है। बाकी अदर एक्सपेंस में बर्थडे सब लिखा हुआ है उसमें कि कोई सालगिरह हुई, कोई शादी हुई, उस पर खर्चे हुए, ये हुए, वो सब डालने के बाद आपने 12 लाख कमाए, 12 लाख खर्च कर दिए, एट दी एंड जीरो हैं, आपने फाइल कर दिया। आपने कर दिया ये 24-48 लाख रुपए का जो है टैक्स रिटर्न फाइल आपका महराज भाई? नहीं, मैंने भी फाइल नहीं किया, लेकिन मैं बिल्कुल आज जो है वकील के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा ये जो मसाइल बता रहे हैं, क्योंकि देखिए वाकई देखिए अखराजात वो तो कह रहे हैं वकील नहीं बढ़ते करो, जा सब रहे कुछ खुद ही आप डाल दें, इतना आसान प्रोसेस बता दिया अशरफ भाई ने। हैं। वो एक सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। तनख्वाह ज़्यादा है ना, तनख्वाह बहुत है, कम हम लोग तो तनख्वाह गरीब, ज़्यादा है माशाल्लाह। कम तनख्वाह वाले लोग हैं, हम डाल देंगे अपना खुद। हमारी कम है भाई, कम। अच्छा, और फिर भी बस कर रहे हैं आप, अभी जा रहे हैं आप, संभाला नहीं जा रहा आपसे कि मैं कैसे नहीं। वैसे जैसे मिराज भाई भी कह रहे हैं कि मैं वकील के पास जाऊँ, बहुत सिंपल है जब से वो आए कि बहुत इजी है, मगर ये मिराज भाई का जैसे आपने बताया खर्चे अखराजात ज़्यादा हैं, क्योंकि हम तो 10-12 लाख रुपए में हैं, ये तो कैसे जमा कराएंगे फिर? नहीं बिल्कुल जमा कराएंगे, क्योंकि देखें हम तो बेकरी से अगर पापे भी लेते हैं तो उसमें भी टैक्स कट रहा होता है, ठीक है ना। पेट्रोल डलवाते हैं उसमें टैक्स कट रहा होता है, ऐसे ही है। सैलरी में से टैक्स कट रहा होता है, हर चीज़ में से हम तो टैक्स पे करते हुए आ रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, किस चीज़ की शॉपिंग में आप बाहर खाना खाने भी जा रही हैं फैमिली के साथ, ठीक सही है, बात। या आप ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ, तो आप टैक्स पे नहीं कर रहे। ग्रॉसरी कर रहे हैं, डबल टैक्स दे रहे हैं सब चीज़ों में। ग्रॉसरी कर रहे हैं आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से, तो हर जगह आप टैक्स पे करते हुए आ रहे हैं, तो टैक्स तो हम वैसे भी दे रहे हैं। लेकिन ये कि रिटर्न जमा कराने के लिए एक बात और मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोग जो है वो खाना खाने जाते हैं, या जैसे कोई बर्थडे पार्टी हो गई या ट्रैवल कर लिया, नहीं हुआ, दिमाग में नहीं आया उनके, और रिटर्न उन्हें जमा ही नहीं कराया, तो उस पर उनका अपना लॉस है। उनको ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो खाने के बिल तक जो है वो उनसे बनवाते हैं, पक्के बिल बनवाते हैं, जिसमें पता होता है कि हाँ जी इतना टैक्स मैंने पे किया, और उन बिल्स को वो अपने पास जमा करते रहते हैं, और जब रिटर्न जमा कराने का टाइम आता है तो उसमें उनको बड़ी सहूलत मिलती है उसमें। अच्छा, रिटर्न जमा वेरी क्विकली, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़े, क्या फ़ायदा होता है इसको रिटर्न? देखिए ना, आप जैसे इन्होंने बताया, अब आपने ग्रॉसरी की, फिर आपने खाना खाया, बाहर जाके जो टैक्स, वो जब आप रिटर्न में भरते हैं तो एग्जांपल आपने 10 स्लिप दी पूरे बस महीने, आपको एविडेंस देने के लिए और एविडेंस देंगे तो अब आपकी सैलरी बनी, एग्जांपल दे रहा हूँ कि सैलरी के ऊपर जो टैक्स बना आपका बना 50,000, आपने टैक्स दिया हुआ है 20,000, तो एडजस्ट हो जाता है उसमें से। FBI उसको एडजस्ट करता है क्योंकि आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है, वो इनवाइस से चेक करता है, जैसे 50,000 की आपके टैक्स बना है, 20,000 आपका रिटर्न बना है, 30,000 आप पे आएगा। भाई सवाल ये, रिटर्न फाइल करने का फ़ायदा क्या हो रहा है वहाँ? आपको ये हो रहा है ना, टैक्स का बोझ कम हो जाएगा ना आपके ऊपर। सिर्फ ये हो रहा है कि आप ऑफिशियली टैक्स पेयर हो गए, एक्टिव टैक्स पेयर हो गए, उसका रिटर्न कोई नहीं है ना। इस शहर में, इस मुल्क में किसी टैक्स का कोई रिटर्न नहीं, कोई रिटर्न नहीं। कुछ क्या भाई देखें, नॉन फाइलर होंगे तो बैंक से पैसे निकलवाने पर टैक्स है। नॉन फाइलर का मसला ये है कि जी घर खरीदना हो तो ज़्यादा, या गाड़ी खरीदना ज़्यादा टैक्स देना होगा। गरीब आवाम 50,000 रुपये वाला कहाँ से गाड़ी बंगला खरीदेगा भी? वो तो ये और अगर एक बाइक भी खरीदेगा, भाड़ में डालो साल भर का। भाई अभी हमारे जो कैमरा मैन है वो आप बताएं ना कि अभी कैमरा मैन का ATL में नाम आ जाए, ठीक है, यानी कि ये लिस्ट जो है नॉन फाइलर बना दें, अब उसकी तो तनख्वाह नहीं है ना, 50,000 रुपये मंथली तनख्वाह नहीं है, वो तो नहीं भरेगा। मगर ये FBI सब का सिम भी बंद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ गाड़ी बंगला ख़रीदने के लिए आप लोग रिटर्न फाइल कराते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात सही है कि अल्लाह ताला कब तक नहीं, कब जो है ना वो हालात बदल दे तो उस दिन के लिए हाँ टैक्स फाइल कर लो भाई, और करना भी चाहिए। खैर, बतौर शहरी ये सारी बातें मजाक के अलावा हमारे बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है वो वक्त पर जो है वो टैक्स पे करें, और रिटर्न्स भी जो है वो हमारे पास हों सबूत के तौर पर कि जी हम एक्टिव टैक्स पेयर हैं, और उसका जो हमारा अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जहाँ से हमने आगाज़ किया था कि हमें जो है वो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने के बजाय जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच महराज भाई, अशरफ भाई, आप दोनों ने वक्त दिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज जैसे कि मैंने शो के आगाज़ में कहा था कि 25 सितंबर है और इंटरनेशनल फार्मासिस्ट डे भी है, और वही वाली बात जो मैं हमेशा हर इंटरनेशनल डे पे कहती हूँ
कि यकीनन हमें इस बारे में आगाही फराहम करने का और ख़ुद जानने का, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए भी एक सोच और इस दिन से डेजिग्नेट हो जाते हैं जब हम, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार करने का मौका मिल जाता है। तो फार्मासिस्ट डे के हवाले से अगर हम देखें तो जो है ना, शोबा सेहत का जो हमारा ताल्लुक़ है, तो बुनियादी तौर पर ये जो शोबा सेहत है ये 3 अहम पिलर्स पे जो है वो मुश्तमिल होता है। क्या है कि जनाब, सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ टेक्नीशियंस हैं, दूसरे जो है वो फार्मासिस्ट हैं, तो उनके ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेस कर रहा होता है। तो होता क्या है कि एक दूसरे के बगैर, वही वाली बात है कि वाइस वर्सा है, एक दूसरे के बगैर कोई डॉक्टर अगर उसके पास अच्छी मेडिसिन नहीं होगी, कोई फार्मासिस्ट तैयार नहीं करेगा, तो वो क्या प्रिस्क्राइब करेगा, इलाज मुआलजा कैसे होगा। तो फिर वही वाली बात होती है कि जो टेक्नीशियंस हैं वो हर किस्म के टेस्ट कर रहे होते हैं, डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, वो डॉक्टर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डॉक्टर उन डायग्नोसिस को देखते हुए जो है वो फिर दवाएँ बताते हैं, आपका जो है इलाज करते हैं, और उसके बाद जो दवाएँ फार्मासिस्ट वगैरह तैयार की होती हैं उनको जो है रेकमेंड कर रहे होते हैं। तो क्या है फार्मासिस्ट का काम कि जनाब वो बीमारियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए वो हथियार तैयार करते हैं जिनको हम मेडिसिन कहते हैं, और उसमें यकीनन प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर आगाही के साथ, और जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है वो उन चीज़ों को तैयार किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि जो फार्मासिस्ट हैं उनका रोल कितना अहम है मेडिकल सप्लाईज़ के हवाले से, और फिर दूसरी बात ये कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी। क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक और अच्छी खबर देखी थी, वो ये कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अमेरिका और कुछ कंट्रीज़ और हैं जहाँ पर जो हमारी दवाएँ हैं वो इस वक्त एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है कि हम जो है वो दवाएं एक्सपोर्ट भी करें। मेडिकल जो लाइन से लोग हैं वो तो हमेशा से ही नूरे नज़र रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। आप दीगर ममालिक में जाकर देखें, भले वो हमारे फार्मासिस्ट हों, नर्सिंग स्टाफ हों, डॉक्टर्स हों, तो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, चाहे वो US हो, UK हो, कनाडा हो, आप किसी भी जगह पर चले जाएँ, पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर हाईली इन डिमांड। तो अब ये भी एक अच्छी खबर आई कि जनाब हम चले, हमारी दवाएँ भी एक्सपोर्ट हो रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा और हमें इस क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो हम वेलकम करते हैं हमारे मेहमानों को शो में। हमारे साथ डॉक्टर हसन औद साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। डॉक्टर आर भी मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। फार्मासिस्ट हैं। तो जनाब, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि फार्मासिस्ट की बहुत अहमियत होती है। अनफॉर्चुनेटली शायद मैं ऐसा समझती हूँ कि हमने पाकिस्तान में उसको उस तरह से वैल्यू नहीं किया हुआ, या हमारा रिसर्च वर्क थोड़ा कम है निस्बतन दूसरे ममालिक से, तो हमारी इतना हाईलाइट नहीं होता। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि वेयर आर यू गाइज स्टैंडिंग? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। ज़रूर बताइए। कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो दुनिया भर में पहले 2009 में पहली दफ़ा सेलिब्रेट हुआ। FIP हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन, फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है वो उसने इसका स्लोगन दिया, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2013 में मनाना शुरू हुआ। बेसिकली मनाने का मकसद क्या था कि हम जो फार्मासिस्ट का एक रोल है, एक इम्पेक्ट है, उसको हम देखें और उसको जो उसके काम है उसको अप्रिशिएट करें, और कहीं अगर चीज़ों को इम्प्रूव करना है तो उसको हम आइडेंटिफाई करें। तो प्राइमरी तो बेसिकली फार्मासिस्ट को अप्रिशिएट करना इसमें काम है। बिल्कुल ऐसे तो लेकिन अभी क्योंकि जैसे दुनिया भर में जो फार्मेसी है वो ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में भी हम फार्मासिस्ट भी ग्रो हो रहा है और फार्मेसी फील्ड भी ग्रो हो रही है। तो फार्मासिस्ट का प्राइमरी तौर पे जो रोल है वो हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें रोल ज़्यादा है। दुनिया भर में जैसे हम देखें तो मेजरली जो फार्मासिस्ट का रोल होता है वो कम्युनिटी फार्मेसी में है। सबसे ज़्यादा 63% जो फार्मासिस्ट जॉब कर रहे होते हैं वो कम्युनिटी फार्मेसी में कर रहे होते हैं, वहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ हमारे पास आपका 63% फार्मासिस्ट जो है ना प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अब पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब कम्युनिटी फार्मेसी आगे आ रही हैं, वहाँ फार्मासिस्ट का रोल भी वो हो रहा है, और इसी तरह हॉस्पिटल फार्मेसी में भी अब फार्मासिस्ट बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर मैं एक अंदाजे से बताऊं तो इस वक्त तकरीबन 2000 के करीब फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में इस वक्त करंटली पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और उसके रोल को जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और एक तखमीने के मुताबिक अगर एक इंस्टीट्यूट में बताऊं तो तकरीबन फार्मेसी जो इंटरवेंशन करता 5000 के करीब जो ट्रूली मेडिकेशन एरर है जिसको फार्मासिस्ट प्रिवेंट कर रहा होता है, उस एरर होने की वजह से पेशेंट की कोमोबिलिटी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इस तरह के एरर हैं जो प्रिस्क्राइबिंग एरर जिसको हम बोलते हैं, वो फार्मासिस्ट कर रहा हो। तो फार्मासिस्ट का एक इसी तरह कम्युनिटी फार्मेसी में काउंसलिंग का एक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर दुनिया भर में जो फार्मासिस्ट है वो
हाँ, होम हेल्थ केयर में जो है एक बहुत बड़ा रोल है कि वो घर में जाके आपकी सर्विसेज दे रहा होता है, जिसमें ड्रग की। बाकी अगर रोल को हम और थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो एपीआई के बनने से, पेशेंट के दवा लेने से और उसके सेहत याब होने तक फार्मासिस्ट का हर स्टेप पे रोल है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमने बड़ा बहदूद किया हुआ है ना। ज़रा मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो जो आप रोल्स बता रहे हैं ये तो बिल्कुल ही एक अलग ही दुनिया आपने खोल दी है। और हम जहाँ पे एज फार्मासिस्ट ले रहे होते हैं हमारे तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ मामला, उसका लाइसेंस चाहिए हमें, बस बाकी भाड़ में जाए फार्मासिस्ट। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। सिटी अटेंड जरा बात हो रही है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से। डॉक्टर हसन, अभी हम ये भी बात करें, जैसे भी डॉक्टर आरिफ साहब ने भी बताया कि जी बहुत सारे रोल्स हैं हमारे यहाँ, बहुत मिसिंग नज़र आ रहा होता है और शायद दिखाया नहीं जा रहा। ये सब कुछ कर भी रहे होंगे, हो भी रहा होगा मुल्क में, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है या हमारी उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। तो किस तरह से क्रिएट की जा सकती है और कैसे जो है वो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? थैंक यू कि आपने मौका दिया। फार्मासिस्ट ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है और इतना ज़्यादा इसको हम अंडरमाइन करते हैं, जिसके बगैर डॉक्टर फंक्शन नहीं कर सकता। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं, कीमोथेरेपी जब होती है तो फार्मासिस्ट जो है वो एक्चुअली डोजेज कैलकुलेशन उसको देख के वो देगा। बाकी भी कोई बीमारी है, अक्सर बच्चों के ख़ास तौर पे आपको बहुत ही कैलकुलेटेड डोजेज देनी होती है मेडिकेशंस की, ख़ास तौर पे अगर आप आईवी मेडिकेशंस दे रहे हैं। और उसमें फिर हम ये भी देख रहे होते हैं साथ साथ कि अगर किसी की किडनी के इश्यूज़ हैं तो रीनल क्लियरेंस नहीं होगी दवाई की, तो ब्लड में रह जाएगी। इसी तरीके से कुछ दवाइयाँ जिगर के थ्रू पास आउट होती हैं, बॉडी से निकलती हैं, एक्सक्रीट होती हैं। तो अगर हेपेटिक क्लियरेंस सही नहीं है तो वो पास आउट नहीं होंगी, वो बॉडी में रह जाएंगी। ड्रग्स इंटरेक्शंस होते हैं, तो सब हमें कौन गाइड करेंगे? फार्मासिस्ट गाइड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे क्लिनिक्स में, हमारे मेडिकल सेंटर्स में ये रिवाज नहीं है कि हम फार्मासिस्ट से मशवरा करें। आई डू वर्क इन अ गवर्नमेंट सेटअप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड वहाँ हमारे ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, वहाँ 2 फार्मासिस्ट होते हैं। तो हम उनसे बाकायदा वक्तन फ़वक्तन कोई भी हमें गाइडेंस चाहिए होती है हम उनसे ले रहे होते हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे जो मल्टीपल कोमॉर्बिड्स का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दवाई है जो कि ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है, एंजाइटी के लिए दी जाती है, लेकिन अगर वो हम एस्थमा पेशेंट को देंगे तो उसका एस्थमा ट्रिगर हो जाएगा, उसकी सांस रुक जाएगी। तो ये ड्रग इंटरेक्शंस डॉक्टर्स को तो याद होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सरफे नज़र हो जाती हैं क्योंकि हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं उन चीज़ों को, फार्माकोलॉजी को, ऐसी बातें। तो वो फिर हमें गाइड करते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पर तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवाज नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में तो प्रॉपरली इसको प्रैक्टिस किया जाता है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल सेटअप में इतनी सैलरीज नहीं है फार्मासिस्ट की, तो वो क्या करते हैं, वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उधर जाके उनसे रुजू करते हैं और उनसे जो है उधर जॉब करते हैं। वो भी मार्केटिंग सेल्स में ज़्यादा अच्छा आपको पर्क्स मिलते हैं। तो उधर बाकी वहाँ भी प्रोडक्शन में भी है, लेकिन इनकी मेजॉरिटी जो असल में, जैसे सर ने कहा कि एक्चुअली हॉस्पिटल सेटअप्स में और मेडिकल सेंटर्स में ये होना चाहिए, वहाँ फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती। फार्मेसी में भी हमारे यहाँ जो है ना कॉमनली, जैसे आपने कम्युनिटी फार्मेसी की बात की थी, एक तो हमारे यहाँ तो हर गली मोहल्ले में फार्मेसी खोल लेते हैं, और किस तरह खोल लेते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई विदाउट लाइसेंस आप जो है फार्मेसी नहीं खोल सकते, और फिर बगैर फार्मासिस्ट के उसको चला नहीं सकते। यहाँ तो 15 साल का लड़का जो है ना वो आपको दवा दे रहा होता है। तो ये किस तरह से है और क्या इस बारे में कानून क्या कहता है, बाय द लॉ क्या, और हमारी क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? कितना क्रॉनिकल आप जो है ना खेल रहे हैं। लाइक नींद की दवाइयाँ वो छाप रहा होता है, दे रहा होता है, और जो भी आप लेने चले जाएँ वो आपको डब्बा उठाएगा और दे देगा, उसको कंसर्न ही नहीं है कि कोई क्या खरीदने आ रहा है, क्यों खरीदने आ रहा है। मार्केट में ब्रांड्स जो होते हैं वो एक नाम से, अगर फॉर एग्जांपल आपने लिख के दिया, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ई से आई हो गया, तो वो दूसरी दवाई दे देगा। अगर आपने किसी को कोई दवाई दी हुई है तो उसके बदले वो दूसरी दवाई दे रहा होता है, क्योंकि वो प्रॉपर फार्मासिस्ट नहीं होता है। वो बच्चा बैठा हुआ है, वो 15 साल का, जैसे आपने कहा, और फार्मूला सब्स्टिट्यूट भी खुद ही उठा के दे रहे होते हैं, पता भी नहीं, हाँ सही ले जाएं। कभी तो वो सही भी होता है, कभी वो जरा गलत भी हो सकता है, और ये मैं बड़ा क्लोजली देख चुकी हूँ गलत दवा वाला मामला। इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ कि बेसिकली, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि कम्युनिटी फार्मेसी का हेल्थ केयर सिस्टम किसी में भी बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि पूरा एक जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा एक जंग जो फार्मासिस्ट का अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है वो कम्युनिटी फार्मेसी में है। और एक्चुअल माने में अगर हम फार्मेसी की प्रैक्टिस जब वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी ही है जो दो जगह पे प्रैक्टिस है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, एकेडमियाँ है, इसमें प्रैक्टिस नहीं है। एकेडमिया एक टीचिंग है, वो कोई भी टीचर कर रहा है, तो उसी तरह फार्मेसी वाला वो टीचिंग कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन में दुनिया भर में प्रोडक्शन साइड पे 1 से 2 फार्मासिस्ट होता है। हमारे पास मेजरली फार्मासिस्ट वही हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी पे अब काम करने की ज़रूरत है। आपने रेगुलेटरी की बात की, अब रेगुलेटरी हमारे पास कानून बन जाते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसकी वजह से होता ये है कि अगेन इसमें हमारे फार्मासिस्ट का भी रोल है कि अपनी कैटेगरीज जो होती हैं, जो लाइसेंस हैं, उनको सेल आउट कर देते हैं। वो लाइसेंस वहाँ लगा होता है और वहाँ फार्मासिस्ट नहीं होता। अब उसूली तौर पे तो जब यूनिवर्सिटी से हम पास आउट होते हैं तो हमें हल्फ उठाया जाता है कि आप अपनी कैटेगरी नहीं करें, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है कि जब दुनिया पाकिस्तान भर में बहुत सारी चीज़ों में मॉल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसमें फार्मासिस्ट भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो प्राइमरी तौर पे तो फार्मासिस्ट को वहाँ होना चाहिए और फार्मासिस्ट ही पेशेंट का जो अटेंडेंट है उसको प्रॉपरली दवा को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करके उसके हवाले करें। तो अब तो पाकिस्तान में खैर बहुत काम हो रहा है कम्युनिटी फार्मेसी में। पंजाब में तो एक अच्छे खासे लेवल पे कम्युनिटी फार्मेसी हैं लाहौर में और डेवलप हैं। कराची में अभी रिसेंटली अगर हम बोलें तो किसी ब्रांड का मैं नाम नहीं ले रहा, 9-10 साल पहले मैं एक ब्रांड पे काम कर रहा था जो एनजीओ भी है पाकिस्तान की, एक बहुत बड़ी एनजीओ है। बता दें आप, इट्स ओके। अभी ठीक है, तो अलखदमत फाउंडेशन ने कम्युनिटी फार्मेसी से शुरू किया। मैं उसका पहले मैनेजर फार्मासिस्ट, अलखदमत फाउंडेशन, ठीक है। तो उसकी कम्युनिटी फार्मेसी फिर उन्होंने हॉस्पिटल से करते करते ब्रांचेस किया। उसके बाद फिर एक और कम्युनिटी फार्मेसी आई, लेकिन वो फिर चली गई बाद में। उसके बाद फिर हमारे पास दवागो आई और मेरी फार्मेसी आई, अहद आया। तो अब ये एक ट्रेंड तो आ रहा है कम्युनिटी फार्मेसी का और इंशाल्लाह आगे जाके अल्टीमेट दूसरा जो एक लॉ में दुनिया भर में लॉ होता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, उसके दौरान आप मेडिकल स्टोर या फार्मेसी नहीं खोल सकते। हमारे पास बराबर में आप 400 फार्मेसियाँ खोल के बैठे हुए हैं। बेसिकली क्या है कि कॉन्सेप्चुअली बिजनेस भी सामने रखना है। सिर्फ एक तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरा बिजनेस। जारी बात है कि अगर मैं 100 फार्मेसियाँ एक ही जगह पर खोला हूँ तो जारी बात है कि बिजनेस वायबल बिजनेस सेटअप नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर आएगा तो मैं एक तो सर्टेन मेरे एक्सपेंस तो हैं जिसको मुझे मीट करना है किसी को फार्मेसी को। तो अब हम क्योंकि मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध का मेंबर भी हूँ, तो मैं मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ में भी हूँ। हम अब फोकस यही कर रहे हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी पे हम फार्मासिस्ट के रोल को वो करें और फार्मासिस्ट को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी में आए, वो मुलाजमत नहीं करें, वो अपनी कम्युनिटी फार्मेसी खोलें। एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आ रहे हैं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ एनजीओज़ को पीछे लगा के उनको फंडिंग भी कर सकें। अच्छा, आप जिन कम्युनिटी फार्मेसीज़ का जिक्र कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली अच्छा काम कर रही हूँ, इसमें ये नहीं कह सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसमें भी फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है। उसमें भी ओवर द काउंटर जो है वो उसी तरह उन्होंने फैंसी दुकानें बना ली हैं, बोर्ड लगा लिए हैं, एयर कंडीशन लगा लिया है, लेकिन हाल वही है। वो विजिट कर लेते हैं, मेंटेनेंस जैसे कि नहीं, आप तो फार्मेसिस्ट का मतलब ये कि मौजूद होना चाहिए, हाँ। नहीं है तो बात तो वही, आपने एक वही वाली बात है कि आप जो बाटा से जूता खरीद रहे हैं और आप जो है वो एक ठेले वाले से जूता खरीद रहे हैं, खरीद आप वही जूता रहे हैं। नहीं, उसमें अब ऐसा नहीं है कि अब जाहिर बात है कि जब भी चेंज आता है ना, वो चेंज एकदम नहीं आ सकता कि हम सुबह उठेंगे सब कुछ चेंज हो चुका होगा। लेकिन चेंज पहले मरले में ये था कि फार्मासिस्ट होता ही नहीं था। अब जाहिर बात है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपने बात की मैं उसको अंडरस्टैंड कर गया कि अब उसने अगर 3 फार्मासिस्ट हैं, उस मॉर्निंग और इवनिंग में फार्मासिस्ट रख रहा है, नाइट में नहीं है, तो आगे जाके वो नाइट में भी रखेगा। अब इसमें अगेन हमारी रेगुलेटरी का एक बहुत बड़ा रोल है, रेगुलेटरी उसको कंप्लाइंस कराए और तो फार्मासिस्ट होगा बिल्कुल। तो लाइसेंस की जारी बात है कि लाइसेंस की जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें तो फार्मासिस्ट जिसके नाम पे लाइसेंस है नहीं ना, हाँ बिल्कुल, जो जिसके नाम पे फार्मासी लाइसेंस है वो फार्मासिस्ट का होना वहाँ ज़रूरी है। लेकिन ये कि हम पिछले 10, 15, 20 साल में देते हैं तो हॉस्पिटल साइड पे फार्मासिस्ट का रोल बहुत एक्सपेंड हुआ है और हम जो मेजर हमारे 8-10 हॉस्पिटल हैं उसमें तो फार्मासिस्ट आप बहुत सारे जो हमारे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हमारे हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा लेवल पे काम भी किया। जैसे 3 हॉस्पिटल हमारे JCI एक्रीडेटेड हो गए। तो फार्मेसी, किसी भी अच्छी फार्मेसी के बिना कोई हॉस्पिटल एक्रीडेटेड नहीं हो सकता, ये एक JCI एक्रीडेटेड होना, क्योंकि उसमें कोर जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो फार्मेसी वाले ही हैं, ठीक है। तो फार्मेसी वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए तो उन्होंने फार्मेसी को डेवलप किया। हमारे पास बहुत सारी NGOs हैं, जैसे इंडस में, मैं कहूँगा इंडस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंडस में हमारे पास जो हमारा 10 हॉस्पिटल का नेटवर्क है उसमें 200+ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं और जिसमें से 15+ हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम इक्विवेलेंसी डॉक्टर के साथ बिल्कुल उसके शाना बशाना फ्लोर पे खड़े होकर राउंड करना, पेशेंट का देखना, पेशेंट का प्रोफाइल रिव्यू करना, उसमें से वो इंटरवेंशन करता है, उसकी डोज करेक्शन करवाता है, बहुत सारी चीज़ें, कोमोबिलिटी रोकता है। फिर डिस्चार्ज मेडिकेशन जो होती है, DC मेडिसिन जो देते हैं उसमें बहुत सारे एरर होते हैं, उसमें हमारा पास एक बहुत अच्छा एक रोल है फार्मासिस्ट का। डिस्चार्ज की पूरी मेडिकेशन रिव्यू करके फार्मासिस्ट देते हैं। फिर हम क्योंकि पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी को हमारे पास इंडस में क्योंकि 2 मॉडल हैं,
जो हमारा इंडस हॉस्पिटल कोरंगी है उसमें हम हर पेशेंट को आउट पेशेंट मेडिकेशन नहीं देते, लेकिन ऑन्कोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको देते हैं। तो उसको हमारे पास बहुत, मैं क्लेम करता हूँ कि जितनी अच्छी काउंसलिंग हमारे पास इंडस वाले आउट पेशेंट फार्मेसी में होती है उस लेवल की काउंसलिंग हमारे पास बिल्कुल एक एवरीथिंग। और दूसरा फिर जो पेशेंट है, पेशेंट को कंप्लाइंस चाहिए। जो दवा मैं लेके जा रहा हूँ, बेसिकली फार्मासिस्ट का रोल है, अगर एक बच्चा है 1 साल का है उसको मैं कैप्सूल दे रहा हूँ इतना बड़ा, वो खा नहीं पाएगा, वो दवा तो ले गया है लेकिन उसको खा नहीं पा रहा, ठीक है। तो उसके लिए उसको डोज मॉडिफिकेशन करके देते हैं, उसके लिए हम कंपाउंडिंग करके देते हैं, उसको सिरप में कन्वर्ट करके देते हैं। उसमें हम अगर कोई कड़वाहट वाली चीज़ है तो उसमें हम मीठे में कन्वर्ट करके, ताकि बच्चा उसको ले सके, उसके हिसाब से उस डोज को कस्टमाइज़ करके देते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा एक डिस्चार्ज मेडिकेशन वाला है, क्लिनिकल वाला, ये रोल हमारा इसके साथ साथ फार्मासिस्ट का चल रहा होता है। बाकी दवा को हम बोलते हैं कि क्योंकि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में हम किसी दवा को डाइल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसके लिए हमने पूरा एक क्लीन रूम डेवलप किया है इंडस हॉस्पिटल में, जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का एक चैप्टर है 797 वो और 800 कीमो के लिए होता है। उसके थ्रू हमारे पास कीमो की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसमें हमारे पास एक हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट है जो कीमो के प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और फाइनली उसको साइन ऑफ डॉक्टर करता है। तो प्राइमरी तौर पे बहुत अच्छे, और पैरेलल अब इंडस एक बहुत पहले से ऑटोमाइजेशन है हमारा। इंडस का स्लोगन यही है कि पेपर फ्री एनवायरनमेंट है। अब हम उसके एक वर्जन 2 पे जा रहे हैं जिसमें हम AI का रोल लेके आ रहे हैं, प्रिस्क्राइबिंग में, डिस्पेंसिंग में, ऑटोमाइजेशन की चीज़ों पे जा रहे हैं, जिसमें एरर होने के बेसिकली क्या है कि डॉक्टर एरर करे उसको फार्मासिस्ट पकड़े, ये नहीं है, एरर होना ही नहीं चाहिए। आपने पीछे से सिस्टम को इंडिकेशन और जो ड्रग है उसको इंटीग्रेट कर दिया। अगर एक दवा है निमोनिया में इंडिकेटेड ही नहीं है तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। वहाँ से हमने उसको उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा ना, कम से कम AI का रोल है जी, बिल्कुल AI पे रोल पे हम जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी। और इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि इनका जो है पोस्ट केयर ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, और प्री जो आप ट्रीटमेंट देखते हैं, डायग्नोसिस देखते हैं, वो भी इंडस में तो खैर बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम भी होता है। जो डॉक्टर साहब बात करें वो सिर्फ बातें नहीं है, ये पर्सनली भी मैंने बहुत सारी जो है वो लोगों के केसेस के साथ ऑब्जर्व किया है। तो डॉक्टर हसन, इस तरह की प्रैक्टिसेस को ना हमारे यहाँ बड़े अस्पतालों में, अभी इंडस है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं और उन्होंने सिस्टम बनाया है, वो वाकई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है। लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ अगर मैं बड़े अस्पतालों को निकाल दूँ, आगा खान लियाकत और दीगर अस्पतालों को निकाल दूँ, साउथ सिटी को, तो हमारे यहाँ ये प्रैक्टिसेस नज़र नहीं आती। हम अपने सरकारी अस्पतालों में देख लें या लोकल भी अगर आप हॉस्पिटल में उठा के देख लें, आप पैसा भी लगा रहे हो तो ये प्रैक्टिसेस नहीं है। केसेस ख़राब होते हैं, पोस्ट मेडिकेशन में केसेस ख़राब होते हैं। नमूनिया का जिक्र किया, अभी आजकल की बीमारियों में नमूनिया बिगड़ने के इतने केसेस मैं सुन चुकी हूँ कि लोग वैंट पे पड़े हुए हैं। तो क्यों पड़े हुए हैं भाई? मैं ये बताऊँ, एक तो ये कि जिस सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ जो फार्मेसी की चेन्स खुली हैं उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो कि टेम्परेचर कंट्रोल हो गई है फार्मेसी। वरना हमारे यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल फार्मेसी और मेडिकेशन को तो दवाई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फार्मेसी ना भी हो, दवाई रखे रखे ख़राब हो जाती है टेम्परेचर की वजह से। कराची में इतनी गर्मी है, पाकिस्तान में आप टेम्परेचर होता है मेडिकेशन का, हमारे यहाँ उस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इंसुलिन को फ्रिज में रखना है, बाहर निकाल के रख दिया, या किस वक्त बाहर रखना है, किस वक्त फ्रिज में रखना है। इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बायोगा वो होती है ओरल ड्रॉप्स, उसको बाहर निकाल के रखना है, फिर उसको बच्चे को देना। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, ये फार्मेसिस्ट बताएगा, ये डॉक्टर नहीं बताएगा। डॉक्टर देगा ये आप स्टार्ट कर दो, आप जाओगे फार्मेसी में आपको दवाई निकाल के दे देगा। लेकिन जब ये जो बड़ी फार्मेसीज खुली हैं तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो आपका सवाल है, मैं अगर उस तरफ आऊँ तो हमारे जो छोटे सेटअप्स हैं, जो टर्शरी केयर के अलावा जो छोटे सेटअप्स हैं, उधर मैं तो बोलूँ कि अगर वो सिर्फ एयर कंडीशन फार्मेसीज ही कर देना तो यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब वहाँ तो इस चीज़ का भी फुकदान है। वहाँ मेडिकेशंस किस डोजेज में जा रही है, डॉक्टर्स इतने बड़े ब्लंडर कर देते हैं, और उधर जो है बच्चे का डोज जो है वो बड़े को लगा रहे हैं, बड़े का डोज बच्चे को लगा रहे हैं। केमोथेरेपी मैं बताऊँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंसान कीमोथेरेपी समझे कि इंसान को अजियत से गुजारना है, उसमें डोज एडजस्टमेंट गलत होती है कि फार्मासिस्ट अल्टीमेटली डिसाइड करो तो डॉक्टर्स गलत, सीनियर डॉक्टर्स लिख के गलत भेज देते हैं। आई हैड सीन दीज केसेस। तो पर्सनली तो मुझे ये बड़ा होता है कि यार हम लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं
तो इसलिए डॉक्टर का काम अगर मेडिकेशन लिखना है तो उसकी डोजेज कैलकुलेशन उस पेशेंट के हिसाब से, उसकी पेशेंट की यहाँ पर कौन सा डॉक्टर है जो कि पेशेंट का वेट मेजर करता हो। एज तो पता होती है फाइल में लिखी, लेकिन वेट मेजर नहीं हो रहा होता है हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा, और ख़ासतौर पे ओपीडी में तो होता ही नहीं है। तो हमें तो पता ही नहीं होता कि इसका LFTs ठीक है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल किसी को मुझे कोलेस्ट्रॉल की स्टैटिन ग्रुप की दवाई देनी है, अगर उसके LFTs डिरेंज मुझे पहले चेक करने होंगे। अगर LFT ख़राब है तो मैं नहीं दे सकता या नहीं देनी चाहिए, कम डोज में देनी चाहिए, क्योंकि LFTs ऑलरेडी डिरेंज हो जाएंगे। आप उस पेशेंट को जिसके ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस है उसको आप वो दवाइयाँ दे देंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। किसको क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, किस दवाई से ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, किसकी क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जांपल हम ब्लड थिनर बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, एक बंदे को स्ट्रोक के चांस है, ऑलरेडी उसको खून पतला है, आप उसको और एस्कार्ड और लोप्लेट दे के क्लोपिडोग्रिल दे के आप उसको डॉक्टर देना दी ओवर द काउंटर भी मिल जाती है और लोग खा रहे होते हैं, भाई जरा सा बीपी है वो जी ब्लड वो दे दो दवाई हाँ, पतला करने की तो दवा खाते हैं। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। अगर फार्मासिस्ट जो है हमारे सिर्फ इन चीज़ों को ही हमारे वो कर लेना, बड़ी चीज़ों पे तो मैं आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो ज़्यादा मेजर कॉमन चीज़ें ये हैं। बाकी बड़ी जगह पे तो बड़ी चीज़ों में तो डॉक्टर भी बड़ा कॉन्शियस हो जाता है कभी कभार, और ये सब चीज़ें होती हैं कि गलती उधर रेयर होती है, लेकिन ये छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। और हर हॉस्पिटल में मेरा और हर मेडिकल सेंटर में मेरा ये समझना है कि होने चाहिए फार्मासिस्ट, क्योंकि ये बेसिक प्री रिक्वायरमेंट है। आप मेडिकल सेंटर नहीं चलाने देने चाहिए, इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए ना हॉस्पिटल्स की विदाउट द प्रॉपर फार्मासिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस दफ़ा की जो थीम है उसमें ये कहा गया है डॉक्टर आरिफ के मीटिंग ग्लोबल नीड्स हेल्थ। तो हमारे यहाँ जो है हेल्थ नीड्स, यहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है ग्लोबली देखते हुए, और हमें किन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन की आप समझते हैं कि वहाँ पर हमें, आपने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही भी की है, लेकिन स्टिल इस पर देखें, एक तो बहुत सारी चीज़ों की ये है कि हमें बेस लाइन पॉलिसीज़ में ही हमारे पास फुकदान है। ठीक है, हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ड्रग एक्ट 1976 एक्ट है, वो ही चलता हुआ आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की चेंज करने की ज़रूरत है, एक फैक्टर वो भी है। उसके अलावा हमें जो कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत है, एकेडमिया जो फार्मेसी काउंसिल का एक रोल है सिलेबस के हवाले से, उस चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम जो हमारा जो फार्मासिस्ट निकल रहा है वो एक कॉम्पिटेंसी लेवल उसका बेहतर होना चाहिए कंपेरेटली। उसके अलावा जो दुनिया भर में फार्मासिस्ट है ना, अब इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग की तरफ जा रहा है। इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग है, फार्मासिस्ट खुद प्रिस्क्राइबिंग कर रहा है और रिफिलिंग कर रहा है। जो आपकी क्रोनिक डिजीज़ हैं जिनकी साल मेडिसिन खानी है, वो पहली दफ़ा आएगा पेशेंट डॉक्टर के पास प्रिस्क्राइब करेगा, उसके बाद आएगा 6 महीने के बाद तो फार्मासिस्ट उससे बेस लाइन लैब करवा के उसको अगले 6 महीने की जो मेडिसिन है वो रिफिलिंग कर देगा। तो ये इस पर हमारा काम है। और प्राइमरी और सेकेंडरी केयर जो है, टर्शरी केयर में तो अब रोल इम्प्रूव हो रहा है, अब काम कर भी रहे हैं। जारी बात है कि वो इंस्टीट्यूट्स की नीड है कि अगर आप अपने आप को डेवलप उन्होंने शो करवाना है, या स्टैंडर्डाइजेशन करवानी है, या हेल्थ केयर कमीशन से वो करवाना है, तो उसमें तो वो फार्मासिस्टों को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, क्योंकि कोर फंक्शन में फार्मासिस्ट का रोल है। लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के सेंटर्स हैं, इसमें फार्मासिस्ट के रोल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके जो पेशेंट्स हैं ख़राब भी होते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर से ख़राब होकर टर्शरी केयर तक पहुँच रहे होते हैं पेशेंट। ठीक है, तो इस वाला जो ये वाला एक कोर फंक्शन है, इसमें हमें फार्मासिस्ट की एड ऑन करवाने की ज़रूरत है, ताकि फार्मासिस्ट वहाँ से काउंसलिंग करें, वहाँ से कोई एरर नहीं हो। तो और दूसरा, फार्मासिस्ट फिर अवेयरनेस के हवाले से, पेशेंट मेडिसिन की दवा के अवेयरनेस के हवाले से, हमने भी अभी इंडस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ जो हमारे पास अभी आए, एक पूरा हमने फार्मासिस्ट वीक सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने बेस लाइन चीज़ें हैं कि घर में आपने दवा रखनी है तो कैसे रखनी। जनरली हमारे पास घर में होता है, मेरे और आपके घर में, सबके घर में, ये कि जो हमारा किचन वाले कैबिनेट है उसी में हमने दवा स्टोर की होती है। वजह उसकी ये होती है कि सबसे हॉटेस्ट एरिया हमारे घर का वही होता है। ठीक है, तो उसको दवा को कहाँ रखना। फिर दूसरी बात है, जो दवा मेरे लिए प्रिस्क्राइब की गई है वो डॉक्टर साहब नहीं ले सकते, जो डॉक्टर साहब के लिए प्रिस्क्राइब की है वो दूसरा बंदा नहीं ले सकता। जो दवा डॉक्टर ने किसी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब की है, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं तो अपने मुआलिज से पहले अरे भाई, यहाँ तो खांसी का शरबत है तो पूरा घर पी रहा है। अगर एक बच्चा भी खांस रहा है तो उसी शरबत में आधा चम्मच पी रहा है, बड़ा उसके 2 चम्मच पी रहा है, तो आप कहाँ ये बातें कर रहे हैं। हाँ भाई, वो सही कह रहे हैं बात, ऐसे भी खोलते हैं और ना खांसी का शरबत यार बगैर चम्मच के कोल्ड ड्रिंक की तरह उसको। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म डी डॉक्टर्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते छोटे हेल्थ यूनिट्स में, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में, तो आप डी फॉर्म डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी वाले जो हैं उनको एटलीस्ट आप उनको अपने पास रख लें, दे आर अफोर्डेबल फॉर यू। आप डी फॉर्म जो होते हैं डिप्लोमा वाले होते हैं उनको आप रख सकते हैं, आप फॉर्म डी ना लें अगर आप अफोर्डेबिलिटी का इशू है, आप छोटा सेटअप है या ऐसे पेरिफेरीज में। असल बात हुई है अवेयरनेस जब हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम। अच्छा, एक और चीज़ मुझे छोटी सी पूछनी थी, जाली अद्वियात का मामला तो हमारे यहाँ बड़ा ही कॉमन है, तो ये किसमें किसका रोल है? फार्मासिस्ट का रोल है, कंपनी का रोल है, डॉक्टर का रोल है? डॉक्टर को तो बेचारे को स्किप कर दो लिख रहा है, लेकिन ये जाली अद्वियात बन कैसे रही हैं, आ कैसे रही? बुखार की गोली भी हमारी तो जाली मिलती है।
अगेन कम्युनिटी का इसमें बहुत एक मेजर रोल है। कम्युनिटी का रोल मैं इससे इसमें मैं तो बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन ही है ना पीछे से। नहीं रोल तो देखें, रोल तो रेगुलेटरी का भी है, मैन्युफैक्चरर का भी है। रेगुलेटरी का कोर रोल है, प्राइमरी तौर पे रेगुलेटरी का रोल है जाली अद्वियात में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिटी फार्मेसी जो चेन फार्मेसीज़ हैं, अगर आप अच्छी फार्मेसी डेवलप करते हैं तो वो क्या करती हैं, वो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें लेती हैं। जब आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं और डायरेक्ट कंपनी से इन्वॉल्व करते हैं तो आपको जाली अद्वियात के एलिमेंट को आप वे आउट करते हैं। ठीक है, जब आप बेसिकली मोहल्ले की दुकान से ले रहे हैं तो वो दवा कहाँ से लेके आ रहा है ये हमें किसी को नहीं पता। वो जाता है कच्ची गली से लेके आ रहा है, कच्ची गली में वो दवा वो ओरिजिनल कंपनी की है भी या नहीं। और फिर दूसरा जो जाली अद्वियात में एक फैक्टर जो मेरी नज़र में है वो ये कि दवा हमारे पास जो शॉर्टेज होती है, जाली भी वही बनती है। दवा एक शॉर्ट है जो मिल नहीं रही, और जाली वाला जो काम है वो क्या करता है, उसी कंपनी की दवा को जाली बनाता है और मार्केट में ब्लैक में बेचता है उसको। ठीक है, तो दवा की जो शॉर्टेज है, फिर इसमें दवा की जो शॉर्टेज है उसमें अगेन अभी ये डॉलर वाला मसला है, बहुत सारी फैक्टर्स और भी हैं, रॉ मटेरियल है, इम्पोर्ट है, एलसी है, ये मल्टीपल फैक्टर्स फिर इसमें वो हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटरी की है। और जाहिर बात है कि बाकी फैक्ट्री जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो भी विजिलेंस वो तो रखती हैं अपनी। जाहिर बात है कि उनको पता चल जाए कि उनकी ही कंपनी की कोई दवा दूसरा जाली बना रहा है तो वो तो जाहिर बात है कि रेगुलेटरी को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटरी की है। और फिर वो हॉस्पिटल, वो कम्युनिटी फार्मेसी, उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम के तहत वो दवा को प्रक्योर करें। बिल्कुल ऐसे इसमें ड्रैब का भी काम है ना कि वो फिर जो है उसको रेगुलेट ड्रैब में कराएं सर चीजें। मैडम और ये फिर मसले तो आ रहे हैं कि जो अच्छे अफसर होते हैं, जो ईमानदार अफसर होते हैं, उनको भी हटा दिया जाता है ड्रैब में, तो बहुत मसाइल हैं इस तरीके से। फिर वो पर्क्स भी तो चल रहे हैं ना, वो यूएसए के टूवर्ड्स भी चल रहे हैं और वो फिर गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं और ये सब भी हो रहा है, तो वो एक अलग ही बहस हो जाएगी हमारी शुरू। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। और यकीनी तौर पर कि पाकिस्तान में बेहतर काम होना शुरू हो गया है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन और बेहतरी की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है। जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर आरिफ, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात होगी जनाब, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मौसम की तब्दीली के साथ। जो है वो नज़ला, खांसी, बुखार और जो है वो इन सारी कंप्लेंट्स के साथ हॉस्पिटल्स में लोग जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भरमार लगी हुई है पेशेंट्स की और डॉक्टर्स का सिर्फ यही कहना है कि जनाब ये वायरल इन्फेक्शंस हैं और आपको इसके लिए बुखार से लड़ना होगा, आपको अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा करना होगा, आपको जी अच्छा खाना, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना होगा। तो ये हर शख्स जो एक कंप्लेन के साथ आ रहा है उसको रिजॉल्व कैसे करना है, डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद होंगे और रज़ा इलाही को भी वेलकम करते हैं शो में, जो कि हमें बताएंगे कि किन चीज़ों के ज़रिए जो नेचुरल चीज़ें हैं जिनका इंतखाब करते हुए, चाहे वो चिकनगुनिया हो, तेज़ बुखार हो, डेंगू हो, इसके अलावा मलेरिया हो या गला ख़राब, खांसी की कंप्लेन हो, तो इन सब का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ दोनों पैनलिस्ट मौजूद ही हैं, तारुफ भी आपसे हो चुका है। सबसे पहले जो चिकनगुनिया का मसला है भाई, तो ये कब आया? ये एक तो नई नई चीज़ें आ जाती हैं, नई नई रिसर्चेज आ जाती हैं, नए नए नाम आ जाते हैं, हर साल एक नई बीमारी हमारे पास तो इंट्रोड्यूस हो रही है। क्या है बहुत पुरानी है डॉक्टर सर? 1960s में तंजानिया में पहली दफ़ा आइडेंटिफाई हुआ था चिकनगुनिया फीवर। अच्छा, चिकनगुनिया जो है एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जो मच्छर से होती है। एडीस इजिप्टा है, एक मच्छर है जो कि डेंगू कॉज करता है। जो डेंगू कॉज करता है वही मच्छर चिकनगुनिया भी कॉज कर सकता है, लेकिन वायरस अलग अलग है। एक ये है अल्फा वायरस जो है वो चिकनगुनिया कॉज करता है। तो ये जो है अगर मच्छर के अंदर होगा और मच्छर किसी को बाइट कर लेगा तो वो उसके ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे मलेरिया होता है, जैसे डेंगू होता है। लेकिन मलेरिया का मच्छर है वो अलग होता है, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर एक ही होता है जिसपे वाइट स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं। अच्छा। पाकिस्तान में ये आया 2013 में, 14 में, 2010 में भी केसेस रिपोर्ट होने लगे थे और अब मेरे पास भी बहुत केसेस आ रहे हैं इसके। और ये वायरल फीवर है, तो वायरल फीवर में आपको पता है कि इसमें कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के उसी हिसाब से इलाज किया जाए। अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है तो एसिटामाइनोफिन दे दिया आपने, पेशेंट को अगर डायरिया वॉमिटिंग हो रहे तो आपने वॉमिटिंग एमिटिक दे दी। ये सब चीज़ें की जाती हैं। हाइड्रेशन का ख्याल रखा जाता है, पानी और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जूसेस पिलाने होते हैं, दूध और अंडा देना होता है, प्रोटीन डाइट, ताकि एंटीबॉडीज़ बने और फाइट करें। अब ये हम बात करेंगे कि चिकनगुनिया जो है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि चिकनगुनिया है या नहीं है। तो अब टेस्ट कराना ना PCR वो बहुत महंगा है, इट्स 5000 कम से कम भी।
तो आप पेशेंट उतने में तो ट्रीटमेंट भी ना करा पाए जितना 5000 का सिर्फ टेस्ट कराना है। और उसको आइडेंटिफिकेशन तो हमें उस वक्त कराए ना जब हमें उस बीमारी को आइडेंटिफाई करके कोई चेंज करना हो ट्रीटमेंट। इसमें कोई ट्रीटमेंट चेंज तो बेसिक ही है, बेसिक हाँ, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को चाहिए, मेरे पास जब आते हैं तो बिला वजह करने से सही टेस्ट, डेंगू, मलेरिया सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो एक अच्छा डॉक्टर, एक सही डॉक्टर अगर है तो वो CBC से भी आइडेंटिफाई कर सकता है पिक्चर को कि इसमें मलेरिया, डेंगू की सिम्टम्स हैं या नहीं है, और उस हिसाब से क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, स्पेशली इन दिस इन्फ्लेशन। तो हम अननेसेसरी टेस्ट की तरफ ना जाएं, खासतौर पर चिकनगुनिया के। हाँ, मलेरिया का टेस्ट करा लें आप, वो भी पेरिफेरल फिल्म, या डेंगू का भी चले आप करा लें NS1। लेकिन ये कि इसमें PCR की तरफ जाना, अच्छा अगर चिकनगुनिया का जब कराएं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो मतलब 7 to 10 days होता है। मतलब मच्छर काटने के 2 से 3 दिन के बाद शुरू हो जाएगा और 2 हफ्ते तक फीवर स्टार्ट हो सकता है। इस दौरान फीवर स्टार्ट हो सकता है। फीवर कितने दिन रहेगा? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी रह सकता है। कभी कभार फीवर आपको नहीं होता, सिर्फ जॉइंट्स पेन होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको फीवर नहीं होगा, सिर्फ जॉइंट्स पेन होगा, और वही आपका क्लियर कर देगा वक्त अभी के तो सबसे ज़्यादा यही सुन रहे हैं कि जो ना वो ये जो थाइज हैं और आपके जो हाथ हैं ये आप मूव नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल रगें सिकुड़ जाती। मेरे वालिद साहब को भी पिछले दिनों यही कंप्लेन रही, बहुत ज़्यादा बीमार रहे, और उसमें उनकी भी यही कंप्लेन थी कि हाथ मतलब चला ही नहीं जा, एजेड है, चला ही नहीं जा रहा था उनसे, और उन्होंने भी यही कहा कि मुझे सिर्फ जिस्म में दर्द और बुखार ट्रीटमेंट सेम जो आप बता रहे हैं उनको वही ट्रीटमेंट दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा सिवियर कंप्लेन जो है ना हो जाती है, बेड रिटन हो रहे हैं लोग। बिल्कुल साहब अच्छा, इसमें यही है जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे यहाँ अफोर्डेबल लोग कम हैं, और CBC कंप्लीट ब्लड कल्चर जो होता है लेने से एक तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप प्लेटलेट्स और WBC आपके जो है वो किसी ख़तरनाक सिचुएशन में नहीं है। तो बहुत सारे टेस्ट लिख कर देने से ये होता है कि मरीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर उसने और भी दवाइयाँ लेनी होती हैं। और ये तकरीबन देखा जाए तो ये हमारा 70% जो तबका है, जो लोअर क्लास मतवस्त तबका है, उसमें ये कैफियत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर मच्छर की अफज़ाइश ज़्यादा है। जिन इलाकों में सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है वहाँ पर इस मर्ज़ की शरह कम देखी गई है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये कि देखिए जो ज़ाहरी सिम्टम होते हैं हमारे यहाँ, तब हम डॉक्टर के पास पहले तो हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, जहाँ जाके हम खुद ब खुद मेडिसिन ले लेते हैं। उनको बताते हैं जी ये मसला है, वो अपने हिसाब से 2-4 कैप्सूल 2-4 टैबलेट काट के दे देते हैं, जी ये डोज ले लें आप और इंशाल्लाह ठीक हो फार्मासिस्ट देता, ये तो बात ही भूल गए कि जो है ना उसमें यही ये जो पत्ते काट काट के दे रहा है वो 15 साल 16 साल का लड़का। हाँ वो फार्मासिस्ट भी दे दो, चलो काबिल कबूल हो के यार किसी फार्मासिस्ट ने दिए। फिर पता है क्या उनके साइड इफेक्ट से पता चल रहा है जी, अब आपकी आंखें थोड़ी थोड़ी पीली होनी शुरू हो गई हैं, बुखार तो शिद्दत से बढ़ रहा है, तेज़ी के साथ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कमर में दर्द भी शुरू हो गया, सर्दी भी लग रही है, मुंह का जायका भी कड़वा है, अब हज़म भी नहीं हो रहा। तो बिल्कुल जब इमरजेंसी वाली सूरत हाल हो जाए फिर आपने लेके जाना है डॉक्टर के पास, तो फिर जाहिर है वो ज़ाहरी सिम्टम देखते हुए LFT भी लिख के देगा, CBC भी लिख के देगा और दीगर टेस्ट भी लिख के देगा। एक चीज़ तो ये हमारे यहाँ जो अमूमन जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर जो रुझान है वो ये है कि 500 रुपये या 1000 रुपये या 200 रुपये डॉक्टर साहब को जो देने हैं या मुआलिज को जो देने हैं, उससे बेहतर है मेडिकल स्टोर से दवाई लेना। और ज़्यादातर बिगाड़ इस सूरत में ज़्यादा होता है कि हद से ज़्यादा पेन किलर, अब एक नहीं एक पेन किलर में भी 3-3 साल्ट दिए जा रहे हैं। दर्द हटना चाहिए ना, मरीज़ क्लेम कर रहा है और वो ठीक होना चाहिए। एक तो ये रही कहानी। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जैसे हर्बल में देखा जाए कुछ सिम्टम जो ज़ाहरी हैं वो मैं बता दूं कि अगर आप सुबह उठते हैं और आपके मुंह का जायका कड़वा है, ठीक है, आप उठते हैं आपके जिस्म में जो है वो रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक आपको लगता है कि लेज़ीपन है, वीकनेस है, BP लो हो रहा है, मुंह का जायका ख़राब है, थोड़ा नोज़िया फील हो रहा है, कभी हल्की सी सर्दी लग रही है, तो आपने 2 पैराडोल खा ली, देखा कि अभी सिस्टम ठीक है, 1-2 घंटे के बाद ठीक है, लेकिन अगले दिन सेम वही कैफियत हो रही है, तो आपको जो है वो फिर किसी मुआलिज से राब्ता कर लेना चाहिए। सही है। कॉलर भी है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मिसेस महमूद, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, मेरा बच्चा ही आजकल वायरल कर रहा है, मैं हकीम रजा भाई को भी सलाम करती हूँ और जिससे मेरे भाई बैठे हैं उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत सलाम। तो ये आपका प्रोग्राम देखी थी कॉल मिल गई। तो बात यह हमारे यहाँ सफाइयाँ नहीं है, बिल्कुल सही बात है, हम तो बहुत एहतियात करते हैं, 5:30 बजे हम खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि ये जो मच्छर आएंगे ना ये ना जाते। मेरे अभी जाने वाले तो हुआ बेचारों का, सदर में उनका कारोबार है, अभी वो
सरकार वैसे घर है और क्या उसकी हालत हो जाती है बताएं। तो इसके लिए कोई दवा भी बताएं है हमें रजा भाई, और इसकी क्या को और बताएं क्या करना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मिसेस महमूद तो इस पर बात करेंगे कि एहतियात किस तरह से कर सकते हैं और इलाज पे भी मज़ीद बात होगी। जैसे अभी बताया भी आपको कि किस तरह, एक तो खुद ना शुरू कर दीजिएगा, ये जनरल बातें हो रही हैं तो उसमें ये ना हो कि भाई डॉक्टर ने आज कहा है तो मैं यही सब कर लेता हूँ। इम्यूनिटी बूस्ट कैसे कर सकते हैं, मुकाबला कैसे करना है, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो मिसेस महमूद ने कहा कि एहतियात, बिल्कुल सही बात है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप लोगों का कारोबार ठप होने वाला है लेकिन स्टिल के मॉलिज के पास जाना ही, आप तो नहीं बताएंगे वैसे, मॉलिज के पास ना जाना पड़े तो आप कैसे काम चलेगा? नहीं, मैं बताऊं क्योंकि मैं तो सरकारी डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो एक पेशेंट भी ना आए तो मुझे तंख्वाह आनी है। मैं 100 पेशेंट आए तो एक ही तंख्वाह आनी है। फिर वही वाली बात की ईमानदारी आखिर में जवाब अल्लाह को देना है। असल बात ये है कि जो प्रिवेंशन की बात की है उसमें देखिए ये साफ़ पानी का मच्छर है, ये साफ़ रहना चाहता है। तो इसको आप जैसे स्विमिंग पूल हैं, हाँ, इसको हम जैसे परिंदों के लिए पानी रखते हैं उसमें ना AC का पानी जो जमा हो रहा होता है, इन जगहों को ज़रा चेक करना है। इसको आप रेगुलरली आप इसको क्लीन करते रहें, इसको फेंकते रहें पानी को। दूसरी बात ये कि हमें दवाई क्या लेनी चाहिए, मैंने बताया एसिटामिनोफेन, मैंने इसलिए यूज़ किया कि जेनरिक नाम है, वरना उर्फ आम इसको पैराडोल बोलते हैं, पैरासीटामोल बोलते हैं। तो एसिटामिनोफेन इज द जेनरिक मेडिकल नेम, तो वो इसलिए मैंने यूज़ किया। उसके अलावा आप पेन किलर्स ले सकते हैं, एस्प्रिन नहीं ले सकते। डिस्प्रीन, एस्कार्ड जिस नामों से आती है आप नहीं ले सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इट कैन कॉज ब्लीडिंग। तो इसलिए अगर आपके जोड़ों में इन्फेक्शन बोल रहा हूँ, इन्फ्लेमेशन चल रही है और आपने उसके लिए दर्द के लिए ले ली तो वो ब्लीडिंग कॉज कर देगी। उल्टा हाँ, आप बाकी एनसेट्स ले सकते हैं लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे से। पैराडोल तो आप घर पे ले सकते हैं कि वो ओवर द काउंटर है, लेकिन बाकी मेडिकेशन जो है, ब्रूफिन लेनी है या कोई और दवाई कोई लेनी है तो वो आप डॉक्टर, वो डिपेंड करेगा आपके एज पे, आपके स्टमक कैसा है, आपको तेजाबियत तो नहीं रहती है, आपका जिगर कैसा है, आपके गुर्दे कैसे हैं, आप ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयाँ लेते हैं या नहीं लेते, आपको दमा तो नहीं, इन सब चीज़ों को देखते हुए, हिस्ट्री देख के फिर, और पिछली कोई हिस्ट्री है ऐसी या नहीं। अगर अक्सर लोगों को तकरीबन ये तक डाटा आया एक रिसर्च रिपोर्ट में कि 40% लोगों को क्रॉनिक चिकनगुनिया हो रहा है। 40% लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर 100 लोगों को चिकनगुनिया है तो 40% इसका मतलब है वो 6 मंथ तक जा रहे हैं जॉइंट्स पेन के साथ, और कुछ लोग तो कहते हैं कि 2-2 साल हो गए हम ड्राइविंग नहीं कर पाए। तो वो उसके लिए फिर FDA ने अप्रूव किया मेथोट्रेक्सेट। ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जो कि हम सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह इन दवाइयों में, डीमार्ड आती है ड्रग, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ये उस क्वालिटी की दवाई है, उस कैटेगरी के अंदर आती है। उसको भी अलाउ कर दिया है FDA ने कि आप मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं इसके अंदर इस तरीके से, और सल्फासेलाज़िन वगैरह। लेकिन ये डॉक्टर ही देगा, आप खुद से नहीं। लेकिन पैराडोल आप खुद ले सकते हैं। अगर आपको डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है तो आपने ग्रैविनेट ले ली, मोटिलियम ले ली, घर में आप ये चीज़ें ले सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी देनी है, डिहाइड्रेशन और प्रोटीन डाइट, 2 गिलास दूध, 2 अंडे की सफ़ेदी कम से कम आप ये लें। फ्रूट्स, विटामिन सी आपको लेना, विटामिन सी किसमें, अमरूद में सबसे ज़्यादा होता है, अमरूद लें, आराम से अवेलेबल भी होता है अराउंड द ईयर। कीनू का मौसम है तो कीनू ले लें, बाकी लेमन वगैरह ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। ग्रेप फ्रूट ले लें, कीवी वगैरह तो चलो एक्सपेंसिव है, लेकिन ये चीज़ें आप एटलीस्ट बेसिक्स ही कर सकते हैं आप। अच्छा, जैसे ये भी एक कॉमन फिनोमेना है, पता नहीं सही है कि गलत है, पता नहीं। अभी जो ग्रेप फ्रूट आ रहा है और उसके साथ एक छोटे वाले और आ रहे हैं ग्रीन कीनू के जैसे, मिठे उनका नाम है। वो कहते हैं कि जी 4-5 मिठे अगर आपने खा लिए या जूस उसका पी लिया तो वो बुखार से लड़ने की आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा पैदा करता है और ठीक भी हो जाता है। तो ये ठीक है रज़ा साहब? देखिए, कोरोना के बाद से जो आने वाली रिसर्च है ना, उसने तकरीबन पुरानी मिथ तकरीबन सारी ख़त्म कर दी। उन्होंने देखे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि विटामिन सी सोर्स बेहतरीन है अमरूद के अंदर, बेहतरीन सोर्स है शिमला मिर्च के अंदर, बेहतरीन सोर्स जो है। अब इन दोनों में, ये इन दोनों के होते हुए आपको दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपको इम्यूनिटी जो है जिसकी आपकी बूस्ट रहेगी तो उससे चीज़ें अच्छी रहेगी। लेमन का जो इस्तेमाल है, नींबू का जो इस्तेमाल है, उसमें हमारे यहाँ जो पुराना तरीका इलाज था आयुर्वेदिक में या फिर तिब्बे यूनानी में, उसमें ये होता था कि नींबू को काटा आपने और उसके अंदर हल्का सा पिंक साल्ट, हल्की सी वो काली मिर्च डाल दी, साबुत लेमन को काट के 2 हिस्सों में करके, और उसको हल्का सा पका लिया, आंच दे दी, उसको हीट दे के उसको रख लिया। अब उसको मरीज़ जो है वो थोड़ी देर के बाद चाट रहा है या उसका थोड़ा 1-2 कतरे पानी जो है वो थोड़े से पानी में हल करके पी रहा है। तो इससे मुशाहिदा ये हुआ है कि जो मच्छर के ज़िमनी असरात हैं
मच्छर के जो जहरीलेपन है, जो उसके असरात हैं, सिमी असरात आपके ब्लड के अंदर, वो काफ़ी हद तक ख़त्म होते हैं। बाकी आपकी इम्यूनिटी जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग होती है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उनको अमूमन जोड़ों में दर्द होता है, बुखार की अलामात कम होती हैं, तो उसके लिए बेहतरीन जो सोर्स है वो यही है कि आप विटामिन सी जो सोर्स जो है, जिसमें अमरूद है, शिमला मिर्च है, ये इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो है हर्बल में जो हम चीज़ें देते हैं, जो घरेलू टोटकों में आती हैं, उसमें हल्दी है, साबुत हल्दी हो गई, उसमें आप जो है पिसी हुई हल्दी नहीं लें, साबुत ले लें। सौंठ है, खुश्क जिंजर जो है वो आप ले लें, उसके साथ दालचीनी ले लें, यानी ये 30-30 ग्राम लें, उसको मोटा मोटा पीस के आप रख लें। बच्चे हैं तो आप उसको टीस्पून लेंगे, 1 कप पानी में पकाएंगे छान के, और वो उसका पानी पिला देंगे। बड़े हैं तो उसका पाउडर भी 1 टीस्पून के बराबर सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये है। दूसरा ये है कि अमूमन इसमें शिकायत ये की जा रही है जी, हाथ पाँव ठंडे हैं, सर गर्म है और बैठ के उठने से तकलीफ़ हो रही है। इस तरह की जो अलामात हैं उसमें हम देते हैं इजवाइन देसी होती है, रात को पानी में भिगो दें, देसी इजवाइन मिल जाती है हर जगह से। और इसमें अगर एक लकड़ी आती है गिलो लकड़ी, वो ऐसे ही काम करती है जैसा कि बुखार फौरी उतारने वाली जो जिस तरह की दवाइयाँ हैं, ठीक इसी तरह से वो काम करती है। उसमें गिलो लकड़ी जो है वो बहुत हमारे यहाँ बेलनुमा होती है, वो लगाई होती है लोगों ने, बड़े बड़े पत्तों वाली, और पंसार के यहाँ से मिल जाती है। वो आपने 2 या 3 इंच का टुकड़ा और आधी चम्मच अजवाइन देसी रात को पानी में भिगो दी, सुबह वो पानी छान के सिर्फ वो पानी पीना है। उस पानी के इस्तेमाल करने से ये होगा कि माँ बाप जो इसके बाद जो असरात हैं, जैसा कि आपको चिकनगुनिया हो गया था, अब आप सुबह उठते हैं, हाथों को जो है वो ग्रिप करते हैं, वो ग्रिप नहीं हो रही, बैठ के उठने से घुटनों में दर्द हो रहा है, ख़ुसूसन चिकनगुनिया के बाद वाली जो कैफियत हैं वो काफ़ी हद तक इससे कवर हो जाती हैं। परहेज़ में हम इसमें ये करते हैं जी, हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं, ठंडे मशरूबात, लस्सियाँ वगैरह, अचार, केचप, जो ये खटाइयाँ हैं, मसूरी खटाइयाँ, ये हम बंद करवा देते हैं। सही। तो इससे काफ़ी अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि नीम गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट, या अगर एप्सम सॉल्ट अगर नहीं अवेलेबल है तो लाहौरी नमक डाल के उससे शावर लें, नीम के पत्ते डाल के शावर लें, तो उससे भी बहुत बेहतरी आती है, आपके जो दर्द है वो कम होता है। बाकी कोकोनट वाटर का इस्तेमाल भी रखें, और जैसे सर ने बताया कि वो सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन जो अहम चीज़ हमें रखनी है कि अगर हम ये इसको ना अपने ऊपर तारी ना करें कि अगर हो गए सही है, एक सोजिश है, अगर फॉर एग्जांपल आप घुटने को देखेंगे, घुटने में मेरे दर्द हो रहा है, एक सोजिश है, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी तो लेनी है, जो कि बहुत सारे नामों से आती है मार्केट में, एनसेड ग्रुप की दवाइयाँ, लेकिन उसके अलावा आपको कॉन्ड्राइटिन सल्फेट हाइलुरोनिक एसिड, ये दवाइयाँ एक ताकत की दवाइयाँ होती हैं जो कि गूदा बनाती हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो आप लें। वो मार्केट में बहुत सारे नामों से आती है, जीबॉन प्लस के नाम से आती है, बहुत सारे नामों से आती है, आप वो मार्केट में लें और 1 महीने का कोर्स करें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा तकवीत मिलेगी। फिर विटामिन डी कैल्शियम के साथ सिर्फ नहीं, लेकिन विटामिन K2 के साथ भी, ताकि वो वेसल्स में डिपॉजिट ना हो, वो आपके बोन्स में जाए, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें साथ ताकत के लिए करनी होगी। विटामिन K2 किन चीज़ों में मिलता है हमें, या उसकी भी मेडिसिन, क्योंकि ये जो विटामिन डी भी मैं बोलूँ ना, तो वो कुछ खास किस्म की मछलियों में होता है, तो हम विटामिन डी प्रैक्टिकली, और हम कहते हैं कि वो ज़रा स्किन में बनता है, स्किन में बनता नहीं है, स्किन में एक्टिवेट होता है, उसके लिए यू आर सपोज टू हैव ऑलरेडी विटामिन डी, जो कि आपको इनटेक, और जिन चीज़ों में वो हम लोग खाते ही नहीं है, अंडे में, दूध में बहुत कम क्वांटिटी में विटामिन डी है, तो असल में तो मछली वगैरह में तो जो कि हम खाते ही नहीं है, और कराची वाले तो फिर भी शायद थोड़ा बहुत खा लें, बाहर वाले तो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इसलिए जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम विटामिन डी को अपनी डाइट में ले सकें उस तरीके से। हम 10 अगर प्रॉपर डाइट, मिक्स बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें हर चीज़ शामिल है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट के साथ, तो फिर तो चले हमारे विटामिन डी की वो रहेगी। जब मैं चेक कराता हूँ, अगर मैं बताऊँ आपको ऑन एवरेज, अगर मैंने 100 लोगों का विटामिन डी कराया है तो 95 लोगों का कम आता है, सिर्फ 5 का शायद नॉर्मल रेंज में आएगा, इंसुफिशिएंट में आएगा, या नॉर्मल। बच्चों में भी इतना कम हो गया? जी बिल्कुल, बच्चों में भी सब में कम है, तो ये चीज़ हमें रखनी पड़ेगी। बाकी ट्रांसमिशन में एक और चीज़ है कि अगर मुझे चिकनगुनिया है तो इनको भी मेरे साथ हो सकता है। कैसे? मच्छर ने मुझे काटा, चिकनगुनिया मेरे ब्लड से लिया और इनको ट्रांसफ्यूज कर दिया। अच्छा, तो ये मच्छर से हो रहा है, लेकिन ये तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि एक से दूसरे को वैसे ही लग रहा है, छींकने, नज़ले, खांसी से, बुखार से। छींकने से नहीं, ये मच्छर के ब्लड से ट्रांसफ्यूज के साथ साथ बुखार चेंज होता है ना। देखिए, एक दौर था, कहते थे मुद्दे का बुखार, ठीक है ना जी, मुद्दत पूरी करके उतरेगा, लंबा बुखार है, टाइफाइड है, वो असल में बेसिकली मलेरिया ही था, बिगड़ जाता था, ठीक है। उसके बाद आपको आया जी गर्दन तोड़ बुखार, जो कि मच्छर के काटने से होता था। उसके बाद फिर आप वक्त के साथ साथ आया जी चिकनगुनिया आ गया, डेंगू आ गया, फिर चिकनगुनिया आ गया। जैसे जैसे दौर बदलता जा रहा है, उसी तरह से
बुखारा जो है ना वो भी असल में रिसर्च होती जा रही है, सामने भी आता जा रहा है ना। कुछ चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया जो है वो आप एंटी मलेरियल नहीं लेंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, वो एक गंदे मच्छर से काटने से होता है, प्लाज्मोडियम। ये जो है साफ पानी का मच्छर है। गर्दन तोड़ बुखार की बात की उन्होंने, तो वो वायरस बैक्टीरिया किसी वजह से भी हो सकता है, लेकिन गर्दन तोड़ बुखार असल में मेनिंजिस का बुखार है, मेनिंजाइटिस उसको कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार की। जो हमारे दिमाग के ऊपर जो कवरिंग्स होती हैं, अगर उसमें आएगा तो हमारी गर्दन अकड़ जाएगी और हम फिट्स भी पड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, परमानेंट ब्रेन डैमेज भी होगा, तो वो एक अलग चीज़ है। ये जो इन्फेक्शन हैं ये वायरस में आते हैं। अब वायरस ने किस तरह ट्रांसफ़र किया, जैसे कोविड है वो छींक से जा रहा था, सही है, इसी तरीके से गैस्ट्रोएंटेराइटिस का वायरस जो है वो हाथ गंदे होने से, स्टूल और फीकल ओरल रूट से होता है कि अगर आपने खाना पकाते हुए हाथ नहीं धोए और आप वॉशरूम से आए हैं तो वो सब बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह पोलियो भी इसी तरह ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये वाले वायरसेस जो हैं ये मच्छर से होते हैं। इस तरह HIV वायरस जो है वो किसी और तरीके से होता है, वो सेक्शुअल एक्टिविटी से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। इस तरह हैप्सी भी उसी तरह होते हैं। तो ये वाला जो वायरस है ये ब्लड से ट्रांसफ्यूज होगा, लेकिन वो मच्छर उसको लेके जाएगा, वेक्टर बॉर्न है, मच्छर ही ट्रांसफ़र करेगा उसको। सही, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम हाजिर हो गए, बात हो रही चिकनगुनिया और बुखार के हवाले से। डाइट में हमारी ऐसी क्या चीज़ें हों, जैसे भी आप लोगों ने भी बताया कि जो है मुख्तलिफ़ तरह के कावे और उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना अपनी डाइट में क्या ऐसा लें कि जो इनसे बचें। एक तो बीमारी के बाद है ना, चले आपने इसका मुकाबला करना है, आपको बचने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए अपने खाने पीने में? लेकिन जो भी बच्चा या बड़ा मेरे पास आता है क्लिनिक पर, मैं उसको ये बोलता हूँ कि आप दूध पीते हैं? नहीं, दूध नहीं, और ख़ासतौर पर बच्चे तो फिर भी माँ बाप पिला देते हैं, खुद माँ बाप खुद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दूध कोई भी आदमी औरत नहीं पीते। अंडा खाते हैं? नहीं, कभी कभार इनको तल के दे देती हूँ, मैं तो नहीं खाती। उनको जहन में बैठा हुआ है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा या मेरे एक्नी निकल आएगी, ये चीज़ें। हाँ, अंडे से गरम होता है अंडा, ये सब चीज़ें बैठी भी होती हैं जहनों में। मैं कहता हूँ इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें चाहिए, और हमें अंडा प्रोटीन के लिए चाहिए। दूध, आप 2 गिलास दूध पीने, 2 अंडे खाने, मैं इस तरह थोड़ा पेशेंट को करता हूँ, उसके बाद मेरे पास आना। अब फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो एटलीस्ट अंडा भी अफोर्ड नहीं कर सकते अब तो। नहीं, वो अफोर्डेबिलिटी चले अंडे का तो, लेकिन अभी जैसे सेब वगैरह आ रहे हैं, केला आ रहा है, इतना फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है, इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता है। लेकिन मैं आपको कौन कह रहा है आप कीवी और जो है ना वो खाना शुरू, मौसम का फल खा लें, जो भी मौसम का फल जो सस्ता मिल रहा है, केला सस्ता मिल रहा है केला खा लें, सेब सस्ता मिल रहा है सेब खा लें, जो भी सस्ता मिल रहा है आप वो खाएं फल। ये बहुत, अब जैसे अगर यही मैं कोकोनट वाटर की बात कर रहा था, अब फैंसी आदमी वो तो अफोर्ड कर लेगा, गरीब आदमी कैसे कोकोनट वाटर लेगा, वो तो नहीं लेगा। तो ये चीज़ें, ये कीवी वगैरह तो सस्ती चीज़ें मिल रही है। स्ट्रॉबेरीज में होता है विटामिन सी, तो वो बहुत अच्छा है। हाँ जी। अच्छा, अब ऐसा है कि बहुत सारे पेशेंट को यही आ रहा है कि वोमिट बहुत ज़्यादा हो रही है, दिल मतली हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इस तरह की जो कैफियत है और कुछ हज़म नहीं हो पा रहा। तो ऐसी सूरत में एक बेहतरीन फ्रूट अभी मार्केट में मौजूद है जिसे हम कहते हैं सरदा या गर्मा। अरे वो तो बड़ा अच्छा आ रहा है आजकल, और वो उसकी काफ़ी बहुतात है। अच्छा, सरदा गर्भा ऐसा है कि आपने उसको काटा, उसके अंदर तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो पानी की अच्छी मिकदार है, उसके अंदर फाइबर है, उसके अंदर समझे वो तमाम चीज़ें हैं। हाँ। एक नेचुरली ORS उसके अंदर मौजूद है जो कि डिहाइड्रेशन को भी ख़त्म करता है। और ये वाहिद फ्रूट है जो कि आपको किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के बाद वोमिट नहीं रुक रही, नोज़िया नहीं रुक रहा, कुछ हज़म नहीं हो रहा, ये फ्रूट आपने रखा, इसको थोड़ा सा ठंडा किया और ये खा लिया, इंशाल्लाह ताला ये आपको पहली दफ़ा खाने से ही हज़म होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि इसके दौरान जो कि तकरीबन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ वैसे बुखार की अपनी हीट होती है, उस हीट की वजह से जो मैदे के अंदर एक मसला होता है जिसमें एक मखसूस साल्ट 20 mg 40 mg यूज़ किया जाता है, उसके साथ कुछ जो है वो इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद कैफियत ये हो रही होती है मरीज़ की, तो उसमें सरदा गर्मा इंतहाई मुफीद फल है इस वक्त में। दूसरा जिस फल का आप नाम ले रही थी, मीठा जो है उसको भी जो है वो आप इस्तेमाल करें, उससे भी जो नोज़िया फील होता है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि फ्रूट का इस्तेमाल जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि इसका करने से ये है कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, अगर कहीं डाउन हो रहे हैं तो वो इंशाल्लाह ताला प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए भी ना वो है सिरप एक कॉमनली चल रहा है, रिप्लेट, हाँ, उससे फर्क पड़ता है, कुछ लोगों को फर्क पड़ जाता है। पपीते का वो भी तो पीते हैं, पत्ते का पानी, वो क्या है भाई? वो भी एक्चुअली सर ने जो वो बताया कि वो यकीनन बढ़ा सकता है, लेकिन वो खुद ब खुद बॉडी बनाना शुरू कर देती है। पपीते के पत्ते में बेसिकली जो पाया जाने वाला जोहर है ना वो है पिप्सिन,
और दूसरी एक चीज़ है उसमें हम बोलें उसको आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो बेसिकली किसी दौर में जिन जिन फ्रूटों में है, जैसे थोड़ा बहुत तुलसी में है, एक फल करंजवा आता है उसमें है, किसी दौर में जैसे कुनैन चला करती थी, माजी में चले जाएं तो मलेरिया के लिए अमूमन कुनैन चला करती थी। इस टाइप के जौहर इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा इसमें मुफीद पाया गया है। लेकिन प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए जो अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ उसमें शहद है, जो कि खालिस होना चाहिए। अच्छा। हाँ, शहद जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी जिस तरह से अपना डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अमरूद है, शिमला मिर्च है, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल है, प्रोटीन सोर्स इसमें कि अंडा। क्या हो रहा है जी कि ये डेंगू मलेरिया में क्या कहते हैं कि वो सवाल करें जो बेसिक घरों में चल रही है ना चीज़ें, सेब का जूस कहते हैं और ABC जूस कह रहे हैं कि वो एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। हाँ, तो ये वो सही, आपको बिल्कुल पीना है, तो उससे बहुत ज़्यादा तो वो इफेक्टिव है, उससे बिल्कुल बहुत बिल्कुल इफेक्ट है बिल्कुल डेंगू सेब का में। जूस बहुत ज़्यादा बिल्कुल इफेक्टिव है। एक और बात बताऊँ कि डेंगी और चिकनगुनिया, मच्छर तो एक है लेकिन ख़तरनाक कौन सा है? ख़तरनाक डेंगी है। डेंगी कैन किल यू, डेंगी मार सकता है। उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो तकरीबन 100 में से 2 लोग तो डेथ हो जाती है। यहाँ पर 1000 में 1 की डेथ है चिकनगुनिया में। ये पेनफुल कंडीशन है, रहेगी। इसमें प्लेटलेट्स भी 1.5 लाख से कम नहीं जा रहे होते, मैक्सिमम 1 लाख तक गिरेंगे। उसमें प्लेटलेट्स अचानक से 60,000, 30,000। कल मेरे पास एक पेशेंट था, उसके 48,000 थे। परसों एक पेशेंट उसके 60,000 थे और मलेरिया था, उसको डेंगी नहीं था। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये आपको कंप्लीट पिक्चर देखनी होती है कि पेशेंट को क्या क्या चीज़ें हैं। डेंगी खतरनाक है और चिकनगुनिया दर्दनाक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने। खतरनाक वो है, दर्दनाक ये है, दर्दनाक तो ही है। बस ये है। और बाकी हम ये समझते हैं कि सिर्फ जॉइंट्स पेन है तो ये सिर्फ चिकनगुनिया में होगा, नहीं। जॉइंट पेन हर वायरल फीवर में होगा, मलेरिया में भी होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रोनाउंस होता है। डेंगी में भी होगा। अच्छा, चिकनगुनिया के और सिम्टम बता दूँ, रैशेस पड़ सकते हैं आपकी बॉडी में। अगर वो स्किन में अगर वायरस डिवाइड हो रहा है तो वो रैशेस बनाएगा। इस तरीके से माइल्जिया मसल एक होगा। उसके अलावा डायरिया, वॉमिटिंग भी होंगे। लोग, मेरे पास कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट भी हैं, आँख का इन्फेक्शन भी हो गया है चिकनगुनिया में, तो ये भी हुआ है। और ये यूजली जो लीवर है, तिल्ली है, स्प्लीन, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं मसल्स हैं, ये स्किन है, इधर सब जगह वायरस डिवाइड रेप्लिकेट भी होते हैं और ब्लड स्ट्रीम से पहुंच रहे होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो जाहिर सी बात है इधर ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस होती हैं। अब रज़ा साहब, इसके लिए तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि एक तो किन तरह से लड़ना है, डाइट में क्या करना है। अगर ये जो खिड़की दरवाजे बंद करने वाली बात हुई थी, इससे भी क्या वाकई फ़र्क पड़ता है? हाँ, ये देखिए एहतियात तो ज़रूरी है, लेकिन ये है कि बड़ा डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया, बड़ा नफीस किस्म का मच्छर है। इससे तो कपड़े भी दूसरी तरह के पहने हैं, वर्दी पहनी हुई इसने बिल्कुल एक ना। हाँ, बड़ा साफ़ सुथरा सा मच्छर है ये। हाँ, और ये इसका ये हाल है कि आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। मच्छर सबको काट रहा है, लेकिन मुतासिर वो लोग हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनका दिफाई निज़ाम, क़ुव्वत मुदाफ़ित जो है वो कमज़ोर है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ित को मजबूत रखने के लिए जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, कुछ ना कुछ प्रोटीन सोर्स आपको अपनी डाइट में रखना पड़ेगा। और उसमें सस्ता तरीन जो है वो अंडा है, जो कि हर जगह मुहैया हो जाता है। तो आप 1-2 अंडे का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें इस मौसम में। और उसके साथ साथ जो है बेहतरीन सोर्स जो है उसमें अंडा आ जाता है, उसमें फ़िश आ जाती है, उसमें थोड़ा बहुत चिकन आ जाता है, बच्चों के लिए दूध आ जाता है, दूध हज़म भी है। अब बाज़ बच्चे ज़रा नखरीले टाइप के होते हैं, नक चढ़े बच्चे, बोलते हैं जी हम नहीं पी रहे दूध, है ना। तो उनको पिलाने का फिर हुनर माओं के पास होना चाहिए। उसमें कोई ऐड कर दें, कोई शरबत मिला दें, कुछ मिला के वो दें उसको, बच्चे को मार के नहीं, थोड़ा सा प्यार से डील करके पिला दें, जिस तरह से वो लेना चाहे। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। दूसरा ये कि लीमू का इस्तेमाल थोड़ा बहुत वो रखें दोपहर के वक्त, ना कि सुबह और रात थोड़ा सा उसके ऊपर। और जिन लोगों को डस्ट एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम है, वो लीमू का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हल्की सी काली मिर्च और थोड़ी सी जिंजर, अदरक का रस, और जितनी गर्मी है वो नींबू पानी की शिकंजी भी तो बना सकते हैं आप। इतनी गर्मी है, उसमें पिए आप बना के दोपहर में, तो वो आपके लिए कितनी बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। और कल हम बात करते गोरा रंग करने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए भी भाई शिकंजी बेस्ट है आपके लिए। आप वो नींबू लगाती तो बहुत हैं, हल्दी में मिला के पिए भी, उसको तो फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त दिया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। हम यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।